Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is general surgery, Bailey and Love tables. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पीड्स सर्जरी तक फिनिश कर लिया था, तो इस वीडियो में हम ऑन्कोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको फिनिश कर रहे हैं सिर्फ जनरल सर्जरी को S1 को। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑन्कोलॉजी वाला चैप्टर है फीचर्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। आपने थर्ड ईयर के अंदर हॉलमार्क्स ऑफ न्यूप्लेजिया पढ़ा था कि जो कैंसर सेल्स इनके पास क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला ऑटोनॉमस लीनिएज है, यानी ये ग्रोथ को सस्टेन कर लेते हैं और ट्यूमर सप्रेसर जीन को इनहिबिट कर देते हैं, उनको जीन को एक्टिवेट कर देते हैं और ट्यूमर सप्रेसर जीन को इनहिबिट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस लीनिएज। नंबर 2, इनकी प्रोलिफरेटिव कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। नंबर 3, इमोर्टल होते हैं। नंबर 5, अपोप्टोसिस को इवेट कर देते हैं, इम्यून सिस्टम को इवेट कर देते हैं, एलिमिनेशन को इवेट कर देते हैं, एंजियोजेनेसिस करवाते हैं, इन्वेजन करते हैं, मेटास्टेसिस करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं। ओके, और इसके अलावा ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देते हैं। लाइक ये एरोबिक मेटाबॉलिज्म करते हैं लेकिन उसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट है गोमपर्जियन ग्रोथ। अब गोमपर्जियन ग्रोथ को समझने से पहले अब ये कहना है कि बहुत सारे ट्यूमर्स ऑलरेडी ग्रो कर चुके होते हैं बिफोर ये, इससे पहले कि ये क्लिनिकली डिटेक्टेबल हो। और जब ये क्लिनिकली डिटेक्टेबल होते हैं तो ये एक फेज को क्रॉस कर चुके होते हैं, उस पीरियड को बोलते हैं पीरियड ऑफ मोस्ट ग्रोथ। ओके, ठीक हो गया। यानी इन शॉर्ट के जो ट्यूमर जब क्लिनिकली डिटेक्टेबल होते हैं तो उस वक्त तक एक पीरियड को वो गुजार चुके होते हैं जिसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, और इसी पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ के ऊपर एंटी प्रोलिफरेटिव ड्रग काम करती होती है। इन शॉर्ट बस ये याद रखना है कि जितना ज़्यादा ट्यूमर का प्रोलिफरेशन रेट ज़्यादा होगा उतना उसका रिग्रेशन रेट भी ज़्यादा होगा। इस हाइपोथेसिस को बोलते हैं नॉर्टन साइमन हाइपोथेसिस। नॉर्टन साइमन हाइपोथेसिस ये कहता है कि कीमोथेरेपी की वजह से जो रेट ऑफ रिग्रेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ ग्रोथ के। ओके, फॉर अनपर्ट्यूब्ड ट्यूमर ऑफ दैट साइज। ओके, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं ऑन्कोलॉजी के लिए। आप स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग के लिए 3 तरह के क्राइटेरिया होते हैं। डिजीज़ के बारे में क्या चीज़ें होनी चाहिए, उस टेस्ट के बारे में और इस प्रोग्राम के बारे में। डिजीज़ के बारे में क्या है कि डिजीज़ को आप अर्ली स्टेज पे रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो, नंबर 1 ये होना चाहिए। नंबर 2, अर्ली स्टेज पे आप ठीक भी कर सकते हो। नंबर 3, डिजीज़ को कॉमन होना चाहिए, ठीक है, स्क्रीनिंग भी करें। टेस्ट के बारे में क्या होगा, टेस्ट सेंसिटिव होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सेंसिटिव होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। नंबर 2, टेस्ट एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए और इसके सेफ होना चाहिए। प्रोग्राम के बारे में क्या होता है, प्रोग्राम में ये है कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, अगर टेस्ट पॉजिटिव आ गया ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होनी चाहिए। स्क्रीनिंग को आपने रिपीटेड इंटरवल्स पे रिपीट करना होता है और इसके बेनिफिट्स ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू साइड इफेक्ट्स। इसके बाद है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के अंदर बहुत सारी टीम्स आ जाती है, इसमें साइट स्पेशलिस्ट सर्जन आ जाता है, ऑन्कोलॉजिस्ट आ जाता है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन आता है, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट है, फिजिशियन आता है, साइकोथेरेपिस्ट आता है, फिजियोथेरेपिस्ट आता है। ओके, ये आ जाएगा। इसके बाद है स्टेजिंग ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर की स्टेजिंग TNM स्टेजिंग होती है। TX मतलब प्राइमरी ट्यूमर को एसेस नहीं कर सकते। T0 मतलब क्या है, नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, प्राइमरी ट्यूमर का कोई एविडेंस नहीं है। TIS क्या होता है, इंट्रापिथेलियल या कार्सिनोमा इन साइटू होता है। T1 मतलब सबम्यूकोसा। T2 मस्कुलरिस प्रोप्रिया को क्रॉस करता है। T3 मस्कुलरिस प्रोप्रिया को क्रॉस करता हुआ सब सिरोजा या रेट्रोपेरिटोनियम में आ जाएगा। T4 जो कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस करता होता है। NX का मतलब क्या होता है, लिम्फ नोड को एसेस नहीं कर सकते। N0 मतलब नो मेटास्टेसिस। N1 1 से लेकर 3 लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है। N2 4 या 4 से ज़्यादा लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता होता है। मेटास्टेसिस में आ जाते हैं M0 मतलब नो मेटास्टेसिस, M1 डिस्टेंट मेटास्टेसिस होती है। इसके बाद है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। तो जो एडवांटेजेस होते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के, नंबर 1, ओपन डिबेट होती है तमाम मेंबर्स के दरमियान में। ओके, सही हो गया। नंबर 3, जो पेशेंट होता है उसको बहुत सारे ओपिनियंस मिलते हैं, ओपिनियंस साइमल्टेनियस ओपिनियंस मिलते हैं डिफरेंट स्पेशलिटी से। नंबर 3, ओपन डिबेट होती है, ओपन डिसीजन मेकिंग होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। नंबर 6, टीम मेंबर्स एक दूसरे को एजुकेट करते हैं और एजुकेशनल एक्सपीरियंस होता है। ओके, और परफॉर्मेंस को मैनेजर मॉनिटर करते हैं। लेकिन क्या डिसएडवांटेज होते हैं, नंबर 2, जो डिफरेंट फील्ड के दरमियान में ईगो क्लैशेस देखने को मिलते हैं, यानी ईगोटिज्म, शोइंग ऑफ देखने को मिलता है। जो लेस कॉन्फिडेंट और लेस आर्टिकुलेट मेंबर्स होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगी, हालांकि इनके व्यूज इंपॉर्टेंट थे। नंबर 3, ओके, डिसीजन पेशेंट की एब्सेंस में दे जाती है। नंबर 4, टाइम कंज्यूमिंग होता है, रिसोर्स कंज्यूमिंग होता है और काफ़ी टाइम लगता होता है, यानी क्लिनिशियंस इसी काम पे बहस कर रहे हैं ना कि वो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टेजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेजिंग सिस्टम ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर है। ओके, तो एक बात रट्टा मार लेना कि आपने पहले स्टेज टीआईएस क्या होता है, 0 होता है, यानी 3 तरह के स्टेजेस हम कर रहे हैं, अमेरिकन जॉइंट कमेटी, ड्यूक्स वाली और एक मॉडिफाइड एस्लर वाली। तो पहले T1, T2, T3, T4। जो T1 और T2 होता है ये अमेरिकन जॉइंट में 1 होगा और ड्यूक्स में A होगा। T3, T4 ओके, ये होता है
अमेरिकन जॉइंट में 2 होगा और ड्यूक्स में बी हो जाएगा, ये तो ईजी हो जाएगा। फिर T1 T2 और N1 ये 3A वहाँ से 3C हो जाएगा और टी एनी टी और M1 आ गया तो वो डिस्टर्ब मेटास्टेसिस होता है। इसके बाद वो कौन कौन से कैंसर है जहाँ पे रेडियोथेरेपी इस्तेमाल करते हैं, तो याद करना स्किन में आपके स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा होता है। इसके अलावा ब्लैडर का ट्यूमर, सर्विक्स का ट्यूमर, सेमिनोमा ऑफ टेस्टिस है। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, एविक सार्कोमा, मेडुलोब्लास्टोमा, लैरिंक्स का कैंसर है। इन कैंसर को अपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद है 5 आवर्स ऑफ कंसर्न्स ऑफ रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी में 5 आवर्स होते हैं, वो कौन कौन से 5 आवर्स होते हैं, रिपेयर है, रीऑक्सीजनेशन है, रीपॉपुलेशन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन है और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, ओके, रेडियो सेंसिटिविटी आ जाती होती है। पहला है रिपेयर। रिपेयर का मतलब है कि अगर हम रेडिएशन की डोजेस के दरमियान टाइम बना लेंगे यानी टाइम बचा लेंगे तो उसकी वजह से सेल अपने आप को रिपेयर कर लेगा। ओके, यानी जो रेडिएशन के दरमियान रिपेयर का जो हाफ टाइम है वो 3 से लेकर 6 घंटे होता है। मतलब 2 डोजेस के दरमियान में अगर आपने टाइम ज़्यादा दे दिया, टाइम ज़्यादा छोड़ दिया तो सेल रिपेयर कर जाएगा और रिपेयर का जो हाफ टाइम है वो 3 से लेकर 6 घंटे होता है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए फ्रैक्शनेशन करते हैं। नंबर 2 रीऑक्सीजनेशन है। रीऑक्सीजनेशन में ये कह रहा है कि जो हाइपॉक्सी सेल होते हैं वो रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं, नॉर्मल सेल रेडियो सेंसिटिव होते हैं। ओके, तो उसको हम ऐसे यूज़ करेंगे कि हम ना सीक्वेंस ऑफ डेली ट्रीटमेंट देंगे। सीक्वेंस ऑफ डेली ट्रीटमेंट से क्या होगा, जो सेल डाई हो गए रेडिएशन ट्रीटमेंट से वो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करेंगे और दूसरे सेल ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो रेडिएशन से डैमेज हो जाएगा। तो रीऑक्सीजनेशन के अंदर आपने डेली सीक्वेंस ऑफ थेरेपी करनी होती है। रीपॉपुलेशन में क्या होता है कि अगर आपने रेडियोथेरेपी से किसी कैंसर सेल को मारा है, ओके, तो वो अपने आप को रैपिड प्रोलिफरेट कर सकता होता है। तो इसके लिए आपने ट्रीटमेंट टाइम को ज़्यादा शॉर्ट रखना होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने लेट G2 और M के अंदर आपने टारगेट करना होता है। और रेडियो सेंसिटिव में क्या होता है कि कुछ ट्यूमर रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं, कुछ रेडियो सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा रेडियो सेंसिटिव होता है, जबकि मैलिग्नेंट मेलानोमा रेडियो रेजिस्टेंट होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ कंबाइंड कीमोथेरेपी, तो जो कीमोथेरेपी है उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कंबाइंड कीमोथेरेपी के, तो आपने इफेक्टिव एजेंट को कंबाइन करना होता है, ऐसे एजेंट्स जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है, ताकि आपको साइनर्जी मिले और इनकी नॉन ओवरलैपिंग टॉक्सिसिटी होनी चाहिए और स्पेशल कोऑपरेशन होनी चाहिए। इसके बाद इश्यूज एट द एंड ऑफ द लाइफ की लाइफ खत्म हो गई है। नंबर 1 एक्टिव इंटरवेंशन करनी है या नहीं करनी। नंबर 2 यूथनेसिया देना या नहीं देना। फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड करवानी या नहीं करवानी। ब्रेवमेंट, स्पिरिचुअलिटी, सपोर्ट है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद है वेस्टफुल यूजेस ऑफ रेडियोलॉजी। अब हम रेडिएशन वाले चैप्टर पे आ गए हैं। अब रेडियोलॉजी के वेस्टफुल यूजेस क्या-क्या होते हैं, यानी वेस्ट हो गया रेडियोलॉजी। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ओके, आपने सही किया, गलत किया है। अगर रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, तो बड़ा वो हो जाएगा, कहने का मतलब है, ओके, काम खराब हो जाएगा। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन रॉन्ग कर लिया, तो रेडिएशन वेस्ट हो गया। नंबर 2 आपने रिपीटिंग इन्वेस्टिगेशन पहले हुई है या नहीं हुई, इसको आपने नहीं देखा, या इन्वेस्टिगेशन को आपने बार-बार करवा लिया, यानी टू ओपन करवा लिया या बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करवा लिया, या फिर आपने क्या कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन कराई है लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं आया, या कोई नतीजा आया लेकिन उसका पेशेंट की मैनेजमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। नंबर 1 लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ रेडिएशन दे। फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी में CT स्कैन, एक्सरे नहीं देते, अल्ट्रासाउंड दे सकते हैं। ओके, जो रेफरर है वो उसकी ये ड्यूटी है कि उसने ना रिस्क और बेनिफिट्स को बैलेंस रखना होता है कि रेडिएशन के नुकसान कम हो, बेनिफिट्स ज़्यादा होने चाहिए। नंबर 3 जो रेफरर्स है वो क्लिनिकल डिटेल हिस्ट्री प्रोवाइड करेगा, तभी उसी इन्वेस्टिगेशन के लिए। नंबर 3 जो पोर्टेबल एक्स-रेज़ मशीन है, उनको आपने अवॉइड करना है, मोबाइल वाली। नंबर 5 आपने तमाम प्रिकॉशंस करनी होती है, गोनेड्स, आइज़ और थायरॉइड को बचाना होता है। अब अल्ट्रासाउंड के स्ट्रेंथ और बेनिफिट्स आ जाते हैं। स्ट्रेंथ और डीमेरिट्स या वीकनेस। स्ट्रेंथ या मेरिट्स या एडवांटेजेस क्या-क्या होते हैं, इसमें रेडिएशन इस्तेमाल नहीं होती, सस्ता इनएक्सपेंसिव होता है, पेशेंट से इंटरेक्शन करता होता है, सुपर सॉफ्ट टिश्यू रेज़ोल्यूशन होता है, डायनामिक स्टडीज़ कर सकते हैं। हेपेटिक, बिलियरी और रीनल सिस्टम के लिए फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन होती है। जो एंडोकैविटरी अल्ट्रासाउंड है, गायनोकोलॉजिकल या प्रोस्टेट डिज़ीज़ में करते होते हैं। एक्सीलेंट रिज़ोल्यूशन होती है ब्रेस्ट, थायरॉइड या टेस्टिस के लिए। ओके, सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल टेंडेंस है, लिगामेंट है, सिस्ट और फॉरेन बॉडी को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड ब्लड फ्लो के लिए होता है। इंटरवेंशनल बायोप्सीज़ के लिए कर सकते हैं। वीकनेस क्या होता है? वीकनेस ये होता है कि इंटरप्रिटेशन सिर्फ एग्जामिनेशन के टाइम पे कर सकते हैं। लॉन्ग लर्निंग कर्व होता है, ऑपरेटर डिपेंडेंट होता है, रेज़ोल्यूशन डिपेंडेंट होता है और इमेजेस कैन नॉट बी रिलायबली रिव्यूड अवे फ्रॉम द पेशेंट। ठीक हो गया। अब सीटी स्कैन के अंदर आ जाते हैं। सीटी स्कैन में क्या होता है, हाई स्पेशियल एंड कंट्रास्ट रेज़ोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। काफ़ी स्पेशियल और कंट्रास्ट होता है। ओके, जो
जो कंट्रास्ट रेज़ोल्यूशन होता है उसको हम एनहांस कर सकते हैं मल्टीपल फ़ेजेज़ में, आर्टीरियल फ़ेज़ में, वीनस फ़ेज़ में या डिलेट फ़ेज़ में, और एक ही टाइम पर हम एक ही ब्रेथ होल्ड में मल्टीपल हम इमेजेस को ले सकते होते हैं पल्मोनरी मैसेज को डिटेक्ट करने के लिए या पूरे एब्डोमेन पेल्विस के एग्जामिनेशन के लिए होती है। जो इम्पोर्टेंट है और हमें रट्टा मार लेनी है कि जो 3D अल्ट्रासाउंड 3D सीटी स्कैन होता है इससे आप कॉम्प्लेक्स बोनी फ्रैक्चर्स को देखने के लिए करते होते हैं। जो मल्टीप्लेनर या 3D वाला होता है हम इस्तेमाल करते हैं सीटी एंजियोग्राफी के लिए, कोलोनोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी के लिए और इंटरवेंशनल बायोप्सी और ड्रेनेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। वीकनेस क्या होता है? हाई रेडिएशन डोज होती है। नंबर 2, जो पेरिफेरीज पे या सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स हैं उनका पुअर सॉफ्ट टिश्यू रेज़ोल्यूशन होता है। याद करना सॉफ्ट टिश्यू के लिए या तो अल्ट्रासाउंड होगी या एमआरआई होती है। और पेशेंट को फ्लैट या स्टिल लेटना पड़ता है। वो हम आ जाते हैं एमआरआई। एमआरआई की क्या स्ट्रेंथ होती है? एमआरआई की स्ट्रेंथ होती है कि इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन इस्तेमाल नहीं होती, सुपर्ब सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट होता है और बेस्ट इमेजिंग मोडालिटी होता है। अगर इंट्राक्रैनियल लीजन है, स्पाइनल कॉर्ड डिजीज़ है या बोन मैरो के या जॉइंट की लीजन्स हैं उनको देखने के लिए, सॉफ्ट टिश्यूज़ को देखने के लिए। बाकी इसके जो इवॉल्विंग यूजेज़ हैं, इवॉल्विंग यूजेज़ के अंदर स्टेजिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं एमआरआई को। एमआरसीपी, एमआर एंजियोग्राफी है, बाकी ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी के लिए एमआर एंटीरोग्राफी कर सकते होती है। या डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग है, T1, T2, ठीक हो गया। अब वीकनेस के अंदर आ जाते हैं। वीकनेस में कुछ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है और कुछ रिलेटिव होती है। एब्सोल्यूट में रट्टा मार लेना कि जहाँ भी मैटर्स वाली चीज़ें होगी वहाँ पे एमआरआई कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फॉर एग्जांपल क्रेनियल एन्यूरिज्म क्लिप लगा हुआ है या कोक्लियर इम्प्लांट है या पेसमेकर इम्प्लांट है या फिर हम कह सकते हैं कि कोई आँख के अंदर ओकुलर मेटालिक फॉरेन बॉडी है। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी और क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया फियर ऑफ स्मॉल इनक्लोज्ड स्पेसेस है कि कुछ लोगों को डर लगता है तंग जगह से। ओके, बाकी इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता होता है, लॉन्ग स्कैन टाइम होता है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी होता है और ये महँगा भी होता है। इसके बाद रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैनिंग या वो होता है न्यूक्लियर मेडिसिन होता है। इससे आप फंक्शनल इमेजिंग करते होते हैं, पूरी बॉडी की इमेजिंग कर सकते होते हैं। जो बोन स्कैन होता है बोनी मेटास्टेसिस को देखने के लिए, फ्रैक्चर्स को देखने के लिए। जो पेट स्कैन होता है मेटास्टैटिक डिजीज़ के लिए होता है। वीकनेस क्या होता है? इसके लिए आपको स्पेसिफिक एजेंट यूज़ करना पड़ता है स्पेसिफिक इंडिकेशन के लिए और कभी-कभार आपको नॉन स्पेसिफिक या एब्नॉर्मल रिजल्ट मिलते होते हैं और लास्ट में पुअर स्पेशियल रेज़ोल्यूशन है। इसके बाद टाइप्स ऑफ इमेजिंग होती है। अगर किसी के बोन के डिज़ीज़ है, फ्रैक्चर्स है तो आपने एक्स-रेज़ कराने होते हैं। एमआरआई आपके बोन मैरो के डिज़ीज़ के अंदर स्पेसिफिकली बोन मैरो का जो डिज़ीज़ है, कोई कैंसर वगैरह है, ओक्लट फ्रैक्चर के लिए या सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए होता है एमआरआई। सीटी स्कैन बोनी स्ट्रक्चर्स के लिए या 3D इन्फॉर्मेशन फ्रैक्चर्स के लिए होता है। अल्ट्रासाउंड अगर कोई एक्सेसिबल सॉफ्ट टिश्यू है, उसके लिए मेन अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड को डायनामिकली परफॉर्म कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड इज़ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो कि सॉलिड को सिस्टिक मैस से डिफरेंशिएट करती है। अल्ट्रासाउंड नॉन मेटालिक फॉरेन बॉडी को भी लोकलाइज़ करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है और अल्ट्रासाउंड बेस्ट मेथड होता है मसल हर्नियाज़ के लिए। ये सारी एमसीक्यूज़ पॉइंट्स होती है अल्ट्रासाउंड के। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं ट्रॉमा इमेजिंग। इनिशियल इमेजिंग ट्रॉमा में एक्स-रे या सीटी स्कैन करते होते हैं। एटलीस्ट आपको 2 व्यूज़ चाहिए होते हैं। सीटी आप स्पाइन के लिए करते होते हैं, ऑक्लट फ्रैक्चर के लिए। अगर जॉइंट का डिज़ीज़ है, अगर कोई कहने का मतलब है कोई एस्टेब्लिश्ड आर्टिकुलर डिज़ीज़ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसके लिए आप रेडियोग्राफ करते हैं, एक्स-रे करते हैं। अगर साइनोवाइटिस है तो अल्ट्रासाउंड या एमआरआई करते होते हैं। ओके, इसके अलावा अगर रोटेटर कफ की इंजरी है, वंस अगेन अल्ट्रासाउंड या एमआरआई करते हैं। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एमआरआई होती है। डिस्ट्रक्टिव लीजन के लिए एक्स-रे करते हैं। स्टेजिंग के लिए वंस अगेन स्टेजिंग के लिए हमेशा वंस अगेन एमआरआई करेंगे। बाकी बायोप्सी लेने के लिए फ्लोरोस्कोपी, सीटी गाइडेड या अल्ट्रासाउंड गाइडेड है। फ्लोरोस्कोपी कंटीन्यूअस एक्स-रे को बोलते हैं। इसके बाद है इमेजिंग ऑफ एग्रेसिव लीजन इन अ, बोन्स। तो सबसे पहले एक्स-रे कराएँगे, स्टेजिंग के लिए एमआरआई कराते होते हैं या बोन स्कैन डिस्टेंट मेटास्टेसिस के लिए करते हैं। लंग्स में मेटास्टेसिस के लिए सीटी स्कैन करते हैं। वंस अगेन बायोप्सी लेने के लिए फ्लोरेसेंस या सीटी स्कैन गाइडेड होती है। इमेजिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू के लिए इन बेस्ट स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड है, डायग्नोसिस स्टेजिंग के लिए और फ़ॉलो-अप के लिए क्या होती है, ओके, एमआरआई होती है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड वेसल्स को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासाउंड से बायोप्सी भी ले सकते हैं। बाकी इन्फेक्टेड बोन या जॉइंट है, सेप्टिक आर्थराइटिस है, बोनी रोजन को रूल आउट करने के लिए एक्स-रे कराते हैं। अल्ट्रासाउंड हम इफ्यूजन को या पेरिओस्टियल कलेक्शन को चेक करने के लिए या एस्पायरेशन के लिए करते हैं। जो सीटी होता है, ये सुकेस्ट्रम को देखने के लिए, सुकेस्ट्रम डेड पीस होता है और इन्वोल्क्रम रिएक्टिव पेरिओस्टियल प्रोलिफरेशन होती है। एमआरआई ऑस्टियोमाइलाइटिस की एक्टिविटी को सॉफ्ट टिश्यू को देखने के लिए होती है। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं रिस्क ऑफ एंडोस्कोपी। ओके, एंडोस्कोपी की वजह से क्या-क्या रिस्क हो सकते हैं। एंडोस्कोपी की वजह से सिडेशन है, सिडेशन की वजह से कार्डियो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती होती है। सिडेशन से क्या होता है, ओके, डैमेज टू द डेंटिशन, जो डेंटिन होती लाइन होती है डेंटिशन वो डैमेज हो सकता है। ओके, इसके बाद और क्या होगा, एस्पायरेशन आपको देखने को मिल सकती है एंडोस्कोपी की वजह से और एंडोस्कोपिक डायलेटेशन, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड इसकी वजह से परफोरेशन या हैमरेज हो जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर आप परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी डालें तो उसमें भी परफोरेशन, इन्फेक्शन या एस्पायरेशन देखने को मिल सकता है। परफोरेशन, हैमरेज, रट्टा मार लेना यानी सिडेशन हो गया, डेंटिशन डैमेज हो सकता है, एस्पायरेशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको पता है परफोरेशन, हैमरेज है, ईआरसीपी करोगे तो कोलेंजाइटिस या पेनक्रेटाइटिस भी हो सकता है। अब सिडेशन इन एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी में सिडेशन होती है।
ओके, सेडेशन की वजह से क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती होती है। सेडेशन की वजह से क्या होगा, रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, फ़ारिंजियल एनेस्थीसिया है, वो क्या करता है, रिस्क ऑफ एस्पायरेशन को बढ़ा देता होता है। और आपने कोमॉर्बिडिटीज़ को भी आइडेंटिफ़ाई करना होता है ड्यूरिंग सेडेशन, ओके। और तमाम सेडेशन वाले पेशेंट में आपने आईवी लाइन देनी होती है। बेंज़ोडाज़ेपिन की जो मैक्सिमम जो इफ़ेक्ट होता है 15 से लेकर 20 मिनट पे होता है, तो आपने इसकी डोज़ को मॉनिटर आपने करना होता है एल्डरली पेशेंट के अंदर, ओके। ओपियाइड्स को बेंज़ोडाज़ेपिन, इन दोनों को मिला के इस्तेमाल करना होता है सेडेशन करते वक़्त। ओपियाइड्स को पहले देना और बेंज़ोडाज़ेपिन को आपने बाद में देना होता है। ओके, ठीक हो गया। ओके, और ऑक्सीजन भी देनी होती है सेडेटेड वाले पेशेंट में, पल्स ऑक्सीमेट्री करनी होती है ऑक्सीजन सैचुरेशन को चेक करने के लिए, ट्रेन्ड असिस्टेंट होना चाहिए, रिससिटेशन इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल होने चाहिए, एनेस्थेटिक एजेंट लाइक प्रोपोफॉल इस्तेमाल होना चाहिए कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के लिए। जो हाफ लाइफ ऑफ बेंज़ोडाज़ेपिन है, ओके, अच्छा डोज़ का जो टाइम था वो 15 से 20 मिनट था, जो हाफ लाइफ होती है वो 4 से लेकर 24 होती है, तो आपने इसका ख़्याल रखना होता है। इसके अलावा ऑपरेशन के बाद आपने कहना है कि 24 घंटों तक आपने अल्कोहल या ड्राइव नहीं करनी, क्योंकि 4 से लेकर 24 घंटे इसकी हाफ लाइफ होती है। इसके बाद एंटीकोगुलेंट को कैसे मॉनिटर करना है एंडोस्कोपी वाले पेशेंट पे। ओके, सही हो गया। आपने बताना है कि एंटीकोगुलेंट की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, हेमरेज आपको देखने को मिल सकता है, थ्रोम्बोटिक इस्केमिक इवेंट्स क्या हो सकती है, ओके, अगर आपने इंटरप्ट कर दिया। इसके बाद रिकमेंडेशन कंसर्निंग द P2I, ये प्लेटलेट एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है, क्लोपिडोग्रिल, पैरासोग्रिल, टिकाग्लोर होती है। ओके, सही हो गया। ओके, तो आगे लो रिस्क प्रोसीजर में आप कंटिन्यू करोगे। अगर हाई रिस्क प्रोसीजर है, तो इसमें आप 5 दिन पहले छुड़वाओगे, प्रोसीजर से पहले एस्पिरिन ले सकते हो। लेकिन ओके, ठीक है। लेकिन अगर हाई रिस्क प्रोसीजर है और हाई रिस्क इंडिकेशन है फॉर एंटीप्लेटलेट, फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोनरी आर्टरी स्टेंट है, ओके, सही हो गया। तो आप कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करोगे, 5 दिन पहले छुड़वाओगे। अगर ड्रग इल्यूटिंग एजेंट जो स्टेंट है वो 12 महीनों से ओल्डर है, और अगर बेयर मेटल स्टेंट है ओल्डर देन 1 मंथ, ठीक हो गया, ओके, क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं आप। ओके, अगर स्टंट 12 महीनों से पुराना, या जो यानी जो ड्रग इल्यूटिंग स्टंट है और जो मेटल स्टंट है वो 1 महीने से पुराना होना चाहिए। उस केस में आपने स्टॉप करना है 5 डेज़ पहले, ठीक हो गया। रिकमेंडेशन कंसर्निंग वारफेरिन एंटीकोगुलेंट मैनेजमेंट, अगर लो रिस्क प्रोसीजर है तो आपने एंटीकोगुलेंट को मॉनिटर नहीं करना होता, आईएनआर को आपने देखना होता है। ओके, सही हो गया। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, अवॉइड इलेक्टिव प्रोसीजर अगर एंटीकोगुलेशन इज़ अबव द थेरेपेटिक रेंज है। अगर हाई रिस्क प्रोसीजर है लेकिन लो रिस्क कंडीशन है, तो 5 दिन पहले जिस तरह आपने एंटीप्लेटलेट को रुकवाया था और आपने 1.5 से ऊपर आईएनआर को रखना होता है, ओके? और आपने प्रोसीजर के बाद इवनिंग को आपने आईएनआर सॉरी वारफेरिन को आपने स्टार्ट करना होता है। अगर हाई रिस्क कंडीशन है जिसमें वारफेरिन को छुड़वा नहीं सकते, तो 5 दिन पहले छुड़वाएँगे, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन इस्तेमाल करेंगे 2 दिन के बाद, आईएनआर को आपने चेक करना होता है, और आपने ऑन द डे ऑफ प्रोसीजर ओमिट करना है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन को, फिर उसी रात को आपने वारफेरिन को स्टार्ट कर देना है, और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन को भी इस्तेमाल करना है जब तक आईएनआर ठीक नहीं हो जाता। इसके बाद रिकमेंडेशन यूजिंग द ओरल एंटीकोगुलेंट है। लो रिस्क प्रोसीजर में आपने कंटिन्यू करना होता है, हाई रिस्क प्रोसीजर में आपने 48 आवर्स पहले छुड़वाना होता है। इन शॉर्ट एंटीप्लेटलेट और वारफेरिन वाली आप छुड़वा रहे हो 5 दिन पहले, और ये वाले जो छुड़वा रहे हो आप 2 दिन पहले। डेबिगेट्रॉन 72 घंटों का टाइम ड्यूरेशन रट्टा मार लेना है। ओके, इसके बाद है कि एंडोस्कोपी किया, इसोफेगोस्कोपी किया, पर जीआई एंडोस्कोपी, इसकी वजह से इसोफेगस की परफोरेशन हो गई है, तो उसके क्या सिम्पटम देखने को मिलेंगे? ओके, तो इसोफेगस की परफोरेशन हो गई है, बोर हाफ सिंड्रोम हो गया। तो नेक वैसे बोर हाफ सिंड्रोम तो स्पॉन्टेनियस होता है, तो इसमें नेक या चेस्ट पेन देखने को मिल सकता होता है, क्लियर? सर्जिकल एम्फीसीमा देखने को मिलता है, वॉमिटिंग, डिस्फेजिया देखने को मिल सकता होता है, एब्डोमिनल पेन, हाइपोटेंशन है, ओके, टैकीकार्डिया यानी पेशेंट हिमोडायनामिकली अनस्टेबल होता है, ओके। इसके अलावा चेस्ट पेन आपको देखने को मिल सकता है, वॉमिटिंग और सर्जिकल एम्फीसीमा देखने को मिलता होता है। इसके बाद है कि सिंगल या डबल बैलून एंडोस्कोपी, इसकी क्या इंडिकेशन होती है? नंबर 1, अगर ब्लीडिंग जीआईटी से या किसी ऑब्सक्यूर कॉज़ से, तो आपने ये बैलून एंडोस्कोपी करनी होती है। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है, लेकिन कोलोनोस्कोपी और गैस्ट्रोस्कोपी नॉर्मल है, तब आपने बैलून एंडोस्कोपी करनी होती है। नंबर 3, विजुअलाइज़ेशन और थेरापेटिक पर्पज़ के लिए भी एंडोस्कोपी करते होते हैं, क्लियर? अब इंडिकेशन ऑफ कोलोनोस्कोपी है, एक बार रट्टा मार लेना, कोलोनोस्कोपी क्लोन के कैंसर में करते हैं। क्लोन के कैंसर की वजह से अगर रेक्टल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, राइट इलियक फोसा मैस हो जाता है, चेंजेस इन बोवल हैबिट्स है, क्रोनिक डायरिया है, ओके, स्पेसिफिकली आफ्टर सिग्माइडोस्कोपी है, कोलोरेक्टल कैंसर के फ़ॉलो-अप के लिए फैमिली हिस्ट्री जिसमें पॉज़िटिव हो, या आईबीडी में हम कर सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स की एक्टिविटी को देखने के लिए, और जो क्लोन का कैंसर होता है एक्रोमेगाली वाले में या यूरेट्रोसिग्माइडोस्टोमी में भी देखने को मिलता होता है, उसमें भी करते होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं प्री ऑपरेटिव केयर इंक्लूडिंग द हाई रिस्क सर्जिकल पेशेंट है, तो प्री ऑपरेटिव केयर क्या-क्या प्लान करेंगे? ओके, प्री ऑपरेटिव के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप रिकॉर्ड करोगे सारे इन्फॉर्मेशन को। नंबर 2, पेशेंट की कंडीशन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। नंबर 3, ऐसी सर्जरी आप चूज़ करोगे जिसमें मिनिमल रिस्क है और बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, ओके। फिर आप एडवर्स इवेंट्स के लिए एंटीसिपेट या प्लान करोगे, हाइड्रेशन को, न्यूट्रिशन को मेंटेन करोगे, ओके। अब पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में क्या-क्या सवाल पूछोगे प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन के अंदर? पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में कार्डियोवास्कुलर में आप इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़, एंजाइना और एमआई का पूछोगे, हाइपरटेंशन
हार्ट फेल्योर, एरिथमिया, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ है। रेस्पिरेटरी के अंदर सीओपीडी, अस्थमा, निमोनिया। जीआईटी में पेप्टिक अल्सर डिजीज़, जर्ड आ जाएगा, लिवर डिजीज़। जेनिटो यूरिनरी में यूटीआई आ जाएगा और रीनल डिजीज़। न्यूरोलॉजिकल में एपिलेप्सी, यानी हर एक सिस्टम के मोटे-मोटे डिजीज़ है। डायबिटीज़ पूछोगे एंडोक्राइन में, और थायरॉइड के डिजीज़ है, फियोक्रोमोसाइटोमा है। लोकोमोटर में ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। प्रीवियस सर्जरी पूछोगे और कोई प्रॉब्लम है। ये तो आगे हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद आता है एग्जामिनेशन। पहले जीपी करोगे, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है, कोई पॉजिटिव फाइंडिंग नोट करोगे। सर्जरी रिलेटेड है कि किस जगह पे किस तरह की सर्जरी होनी है, कौन-सी होनी है, और कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी तो नहीं है उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन। सिस्टेमिक और स्पेसिफिक ये आपने करना है। सिस्टेमिक में आप कोमॉर्बिडिटी देखते हैं, स्पेसिफिक में आप पोजीशनिंग से हिसाब से देखते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन नीडेड। अब हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन डिपेंड करती है टाइप ऑफ सर्जरी। फॉर एग्जांपल अगर मेजर सर्जरी है तो ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन चाहिए। पेशेंट, फॉर एग्जांपल अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है सिकल सेल डिजीज़ की तो सिकल सेल टेस्ट कराओगे। कोमॉर्बिडिटीज़, फॉर एग्जांपल सीवियर अस्थमा तो पीक फ्लो रेट कराओगे। तो टाइप ऑफ सर्जरी, पेशेंट और कोमॉर्बिडिटीज़ पे इन्वेस्टिगेशन डिपेंड होती है। फिर प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट, जिसको कोई सिस्टेमिक डिजीज़ है, ओके। नंबर 1 कैपेसिटी होनी चाहिए, बेसलाइन ऑर्गन फंक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए कि बेसलाइन कैपेसिटी क्या होती है। ऑप्टिमाइज़ेशन करनी है कि मेडिकेशन से, लाइफ़स्टाइल से ऑप्टिमाइज़ करना होता है ऑर्गन की कैपेसिटी को, या अल्टरनेटिव में मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर इस्तेमाल करने हैं, और थिएटर को आपने प्रिपेयर करना है स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स या प्रिपरेशन के साथ। अब प्री ऑपरेटिव असेसमेंट फॉर इमरजेंसी सर्जरी, अगर कोई इमरजेंसी के लिए आया, सबसे पहले तो वो इलेक्टिव सर्जरी वाले हिस्ट्री, एग्जामिनेशन ये सब लेना होता है। फिर कॉन्स्ट्रेंट्स, टाइम और फैसिलिटीज़ को देखना होता है, कंसेंट अवेलेबल नहीं होती, और ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट होती है, लाइक कुछ एल्गोरिथम को फॉलो करना होता है आपने। इसके बाद प्रैक्टिकल अप्रोच टू द केयर ऑफ हाई रिस्क पेशेंट, अगर कोई हाई रिस्क पेशेंट, आपने उसकी क्या अप्रोच रखनी होती है। नंबर 1 आपने क्या करना होता है, आपने हाई रिस्क पेशेंट को आइडेंटिफाई करना होता है, तो उसके लेवल ऑफ रिस्क को देखना है, उसका लेवल ऑफ रिस्क क्या है। फिर आपने असेसमेंट करनी है, रिससिटेशन करनी होती है, पहले मेडिकल ट्रीटमेंट है और फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट आपने करना होता है, ओके। फिर इमीडिएट और डेफिनिटिव ट्रीटमेंट आ जाएगा। कंसेंट है, कंसेंट कहते हैं कि कंसेंट वॉलंटरी होनी चाहिए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए पेशेंट में, सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन को समझाना है और रिस्क को बताना है, ओके। और कैपेसिटी ज़रूरत होती है, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, ओके। इसके बाद पेरी ऑपरेटिव टीम्स है, पेरी ऑपरेटिव टीम्स में आपकी नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, एनेस्थेसिस्ट होता है, रेडियोलॉजिस्ट होता है, सर्जन होता है, रिहैबिलिटेशन एंड सोशल केयर वर्कर्स होते हैं। ओके, अब बारी है एनेस्थीसिया एंड पेन रिलीफ वाले चैप्टर की। तो व्हाट आर द ग्राउंड रूल ऑफ एनेस्थीसिया? तो ग्राउंड रूल है कि जो सेफ सर्जरी है उसके लिए आपने क्लोज टीम वर्क बनाना है सर्जन और एनेस्थेसिस्ट का। नंबर 2 सेफ्टी चेकलिस्ट होनी चाहिए। नंबर 3 रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। नंबर 3 प्री और पोस्ट ऑपरेटिव फेज में केयर प्रोवाइड करनी चाहिए बाय एनेस्थेसिस्ट। इसके बाद आ जाते हैं जीए का ट्रायड क्या होता है। जीए में एमनीसिया, एनाल्जेसिया और मसल रिलैक्सेशन होती है। एमनीसिया को लॉस ऑफ अवेयरनेस कहते हैं, एनाल्जेसिया को पेन रिलीफ कहते हैं। अब एनेस्थीसिया में कुछ स्पेशल टर्म्स इस्तेमाल करती है। फॉर एग्जांपल रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन। रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन ये वो टेक्नीक है जिससे एयरवे को जल्दी से सिक्योर करते हैं। ये उस कंडीशन में चाहिए होती है जिसमें हाई रिस्क रिगर्जिटेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो मेन है वो टीवा होती है, टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। बाकी दूसरा है रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन, ओके। इसके बाद टेक्निक फॉर मेंटेनिंग एयरवे। एयरवे को मेंटेन करने के लिए चिन लिफ्ट और जा थ्रस्ट करना होता है। ये शॉर्टर मेथड के लिए होता है। इसके बाद ड्यूडल एयरवे है जो कि टंग को फॉरवर्ड होल्ड कर लेता है, ठीक हो गया, लेकिन एस्पायरेशन को प्रिवेंट नहीं करता। उसके बाद सुप्राग्लॉटिक डिवाइस होती है जो कि ईज़िली इंसर्ट करते हैं रिलायबल एयरवे, और लास्ट में एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन आ जाती है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्यूबेशन? इंट्यूबेशन में फेल इंट्यूबेशन हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है टीथ, लिप्स, जा, गम्स को, फेरिंक्स, लैरिंक्स को। गलती से ये ब्रोंकियल इंट्यूबेशन हो सकती है, गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पायर हो सकती है, ट्यूब डिस्प्लेस हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, स्किन की इरोजन हो सकती है, ट्रैकियल स्टेनोसिस हो सकता है। इसके बाद इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है। 3 टाइप्स की होती है, वॉल्यूम कंट्रोल्ड, पॉजिटिव प्रेशर कंट्रोल्ड, और तीसरा होता है एंड एक्सपायरेटरी। तो जो वॉल्यूम कंट्रोल होता है इसमें गैस की एंट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन हाई रिस्क इसका रिस्क ये होता है कि हाई प्रेशर डैमेज हो सकता है। लेकिन प्रेशर कंट्रोल में क्या होता है, हाई प्रेशर डैमेज नहीं होता, लेकिन इनएडिक्वेट वेंटिलेशन इसमें होती है। इसके बाद लास्ट है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, पीप कहते हैं। इसमें एल्वियोलर कोलैप्स रिड्यूस होता है और वास्कुलर शंटिंग भी कम होती है, जिससे परफियन इंप्रूव हो जाती है। एनेस्थीसिया के टाइप्स क्या होती है, जीए होता है और लोकल या रीजनल होता है। जो जीए होता है सेप्टेबल होता है, जो रीजनल होता है ये ओप्स और रिस्पिरेटरी कंप्रोमाइज़ में करते होते हैं। इसके बाद लोकल ब्लॉक्स है, नर्व स्टिमुलेटर और अल्ट्रासाउंड गाइडेड से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ओके। आगे लोकल एनेस्थीसिया के लिए डिफरेंट मेथड है, लाइक बच्चों के लिए होती है ईएमएलए क्रीम होती है, ओके। जो कि बच्चे फॉर चिल्ड्रन नीडिंग इंजेक्शन उस वाले में हम ईएमएलए क्रीम देते होते हैं। नंबर 2 रीजनल या जो नर्व ब्लॉक्स होते हैं, नर्व लिम्ब के सर्जरी में करते हैं, फॉर एग्जांपल बियर्स ब्लॉक होते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया का क्विक ऑनसेट होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया होता है, एपिड्यूरल डिफिकल्ट होता है, ओके। लेकिन पोस्ट ऑपरेटिवली हम इसको अच्छे से टॉप ऑफ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ पेन आ जाती है।
टाइप्स ऑफ पेन, पेन 3 टाइप का होता है, नोक्सिसेप्टिव, ओके, न्यूरोपैथिक और साइकोजेनिक होता है। नोक्सिसेप्टिव जो इन्फ्लेमेशन और इस्कीमिया की वजह से होता है, न्यूरोपैथिक जो कि सीएनएस के डिसफंक्शन की वजह से होता है, तीसरा साइकोजेनिक जो कि मेंटल स्टेट से मॉडिफाइबल होता है। आगे पेन कंट्रोल इन बिनाइन डिजीज़ एंड पेन कंट्रोल इन मैलिग्नेंट डिजीज़। बिनाइन डिजीज़ के अंदर क्या करना होता है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, लिम्ब एम्पुटेशन से पहले पेन को आपने अंडर कंट्रोल रखना है, टू अवॉइड फैंटम लिम्ब सिंड्रोम। नंबर 2, आपने लोकल एनेस्थेटिक और स्टेरॉइड डालने हैं अराउंड द नर्व, ताकि क्या हो, ओके, मसल का स्पैज़म कम से कम हो। लोकल एनेस्थेटिक और स्टेरॉइड पेरीन्यूरल इंजेक्शन देते होते हैं। नंबर 3, ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन, ओके, ये पेन को मॉडिफाई कर देती है बाय रिलीजिंग एंडोर्फिन प्रोडक्शन। और उसके बाद ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए क्या करते होते हैं, डिकम्प्रेशन ऑफ नर्व है, ओके, ठीक हो गया। तो डिकम्प्रेशन ऑफ नर्व, ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन आ जाती होती है, लोकल एनेस्थेटिक और स्टेरॉइड के इंजेक्शन आ जाते हैं। इसके बाद ऑप्शंस फॉर पेन कंट्रोलिंग इन मैलिग्नेंट डिजीज़, तो मैलिग्नेंट डिजीज़ में हम ओरल मॉर्फिन देते हैं, स्लो रिलीज़ इंटेरिक कॉर्टिक फॉर्म में। इसके अलावा स्लो इन्फ्यूजन देके ओपियाइड्स की सबक्यूटेनियस के फॉर्म में या एपिड्यूरल इंट्राथीकली, न्यूरोलाइसिस करते हैं अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, और पैलिएटिव हार्मोनल या रेडियोथेरेपी वगैरह करते होते हैं। इसके बाद न्यूट्रिशनल एंड फ्लूइड थेरेपी वाला चैप्टर है। तो अगर किसी को स्टार्वेशन हो, उसमें क्या मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स आएगा, और अगर ट्रॉमा हो, उसमें क्या मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स आएगा। पहले दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ। स्टार्वेशन वाले केस में एडाप्टिव कीटोजेनेसिस होता है, ट्रॉमा और सेप्सिस में एडाप्टिव कीटोजेनेसिस नहीं होता। ओके, जो स्टार्वेशन में एनर्जी एक्सपेंडिचर जो कि नॉर्मल 20 से लेकर 30 होता है, वो कम हो जाता है, 15 से 20 पे आ जाएगा। लेकिन जो कहने का मतलब है, ट्रॉमा और सेप्सिस है, इसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, 40 तक चला जाता होता है। बाकी पढ़ लेते हैं। स्टार्वेशन में क्या होगा, इंसुलिन कम होती है, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन ज़्यादा होते हैं, लाइक ग्लूकागोन है, एपिनेफ्रिन है, नोरेपिनेफ्रिन है, कॉर्टिसोल ज़्यादा होते हैं। ओके, ग्लाइकोजन ज़्यादा होता है प्लाज्मा का, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म होता है, लाइपोलाइसिस होता है, ठीक है। जबकि ट्रॉमा वाले में क्या होता है, ट्रॉमा वाले में फ्लूइड की रिटेंशन होती है, हाइपोएल्बुमिनीमिया की वजह से फ्लूइड की रिटेंशन होता है, लॉस ऑफ अडैप्टिव कीटोजेनेसिस होगा। बाकी सेम है, एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है 40 तक। इसके बाद ये बताया कि जो यूरिन होता है, यूरिन आउटपुट 1500 होती है। इनसेंसिबल लॉस जो वाटर का होता है, ओके, वो 900 होता है, फीसिस में 100 होता है, तो ऑलमोस्ट कितना हो गया, ये 2500 हो गया। ओके, ठीक हो गया। तो इसी को ओवरकम करने के लिए आपने क्या लेना होता है, उतना ही वाटर लेना है। लाइक फूड से वाटर 1000 होता है, बेवरेज से 200 होता है, और ऑक्सीडेशन से 300 होता है। इसके बाद मॉनिटरिंग फीडिंग रेजिमेंट, तो डेली किन किन को मॉनिटर करना होता है। ओके, इसका मिमोनिक है BCDEF। ओके, बी से आपका ब्लड ग्लूकोज आ जाएगा, सी से CBC है, डी से बॉडी वेट आ जाएगा, ई से आपके इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट एंड वॉल्यूम ऑफ यूरिन आ जाएगा। इसके अलावा एफ से आपका आ जाएगा फ्लूइड बैलेंस आ जाएगा। वीकली क्या-क्या आता है, वीकली में आपके आते हैं कल्ट टैब। सी से आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, ज़िंक, फॉस्फेट आ जाता है। यू से आपका यूरिन एंड प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी आता है, वॉल्यूम नहीं आएगा, ऑस्मोलैलिटी आता है। एल से आपके एलएफटीज़ आ जाते होते हैं, इंक्लूडिंग क्लॉटिंग फैक्टर आ जाते होते हैं। ओके, इसके बाद आपके कल्ट CULT, टी से क्या होगा, टी से आपका थायमीन आ जाता होता है, फिर एक और टी से टैग आ जाएगा, ए से एसिड बेस, और पी से आपका क्या आ जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन्स इंक्लूडिंग एल्ब्यूमिन। 4 नाइट्रिली 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे एनीमिया हो जाता है। आयरन है, फोलेट है, B12 है, इसके अलावा लैक्टेट और ज़िंक, कॉपर, मैंगनीज आ जाती होती है। इसके बाद एंटीरल और पार एंटीरल न्यूट्रिशन की कॉम्प्लिकेशन है। एंटीरल न्यूट्रिशन में रट्टा मारना, पहले ट्यूब डालते हैं, फिर वो GIT में फूड देगी, और फिर वो मेटाबॉलिक में कन्वर्ट हो जाएगी, लास्ट में इन्फेक्शन है। यानी ट्यूब रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, दीज इंक्लूड मैल पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉकेज, ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रेकेज, या स्किन की रोयन हो सकती है। GIT में नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन। मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल में इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी हो सकता है, विटामिन्स, मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो सकती है। इन्फेक्टिव एक्सोजीनस या एंडोजीनस है। एंडोजीनस में आपके पेशेंट से रिलेटेड, और एक्सोजीनस में हैंडलिंग कंटामिनेशन आ जाती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पारेंटल न्यूट्रिशन, इसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट ओवरफीडिंग, सेप्सिस और रिलेटेड टू द लाइन आ जाती है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में आपकी कौन-कौन सी आ जाती है, इसमें आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में एक रीफीडिंग सिंड्रोम है, जिसमें क्या होता है कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का शिफ्ट होता है, सीवियरली मैलनरिश्ड पेशेंट फॉलोइंग ओवरफीडिंग। ओके, तो इसमें क्या होगा, ग्लूकोज कम होगा, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया होगा। क्रोनिक डेफिशिएंसी सिंड्रोम होगा, इसमें एसेंशियल फैटी एसिड, जिंक की, विटामिन्स, मिनरल की डेफिशिएंसी होती है। रिलेटेड टू द फीडिंग, फीडिंग में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट्स, इनका एक्सेस होगा। ज़्यादा ग्लूकोज लेने की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरओस्मोलर डिहाइड्रेशन हो जाती है। ज़्यादा ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट होगा तो हेपेटिक स्टीटोसिस हो जाती है। हेपेटिक स्टीटोसिस के अंदर TPN को आपने कॉन्ट्राइंडिकेट बना देना है। हाइपरकैप्निया, इसके अलावा फ्लूइड रिटेंशन है। एक्सेस फैट के अंदर आपका हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, लाइपोप्रोटीन एक्स है, और इसके अलावा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन आ जाएंगे। और ज़्यादा अमाइनो एसिड के अंदर आपके हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। इसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया, यूरीमिया आ जाएगा। रिलेटेड टू द सेप्सिस में कैथेटर रिलेटेड सेप्सिस और सिस्टेमिक सेप्सिस है। रिलेटेड टू द लाइन में और इंसर्शन है, इंसर्शन वाली जगह पर न्यूमोथोरैक्स है, कार्डिक परफोरेशन है, ओके, कार्डिक टैम्पोनाट आ जाएगा, आर्टरी डैमेज हो जाएगी, एयर एम्बोलिज्म, थोरैसिक डक्ट डैमेज। लॉन्ग टर्म यूज़ में क्या होता है, ओक्लूजन और वीनस थ्रोम्बोसिस आपको देखने को मिलती होती है।
ये तो चैप्टर हो गया। इसके बाद है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव में क्या होता है कि तमाम एनेस्थेसाइज्ड पेशेंट को डेडिकेटेड पोस्ट ऑपरेटिव यानी पीएसीयू के अंदर आपको रिकवर हो जाना चाहिए। ओके, वाइटल्स को आपने मॉनिटर करना होता है, पेन को देना होता है, ठीक करना होता है, एंटीबायोटिक्स को ठीक करना होता है, नोजिया वॉमिटिंग को ठीक करना होता है। अब पोस्ट ऑपरेटिव में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ओके, वो उसके जो रिस्क फैक्टर है वो कौन कौन से होते हैं। रिस्क फैक्टर आपके ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और इसके अलावा क्रॉनिक लंग डिजीज आ जाता है। इसके लिए आपने अर्ली इंटरवेंशन और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखनी है। कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या-क्या होगा, हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन दोनों हो सकती है, एरिथमियास हो सकती है जिसको प्रिवेंट करोगे हाइपोटेंशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक करके, ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें आ जाएगी। रीनल और यूरिनरी ट्रैक में क्या होगा, रीनल के अंदर एक्यूट रीनल फेल्योर आपको देखने को मिल सकता है और यूरिनरी ट्रैक में यूटीआई आपको देखने को मिल सकती है। फिर कॉज ऑफ डिलीरियम है। अब हर सिस्टम एक मोटे-मोटे डिजीज़ स्टार्ट कर लो, लाइक रीनल में रीनल फेल्योर, यूरेमिया है, रेस्पिरेटरी में एटिलैक्टेसिस है, कार्डियोवास्कुलर में सेप्टिक शॉक, एमआई, एरिथमियास की वजह से, ड्रग्स में ओपियाइड्स, बेंजोडाइज़ेपिन है, हिप्नोटिक्स है, न्यूरोलॉजिकल में एपिलेप्सी और इडियोपैथिक में हाइपो या हाइपरथायरायडिज्म या एडिसन डिजीज़ है। अब पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग के अंदर रट्टा मार लेना कि अगर हीमोग्लोबिन 7 से कम होता है तो फिर आपने क्या करना होता है, ट्रांसफ्यूजन करनी होती है। ओके, सही हो गया। इसके बाद आगे है फीवर। पोस्ट ऑपरेटिव फीवर आगे डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से हो सकता है, वो देख लेना। अब रिस्क फैक्टर है वोन डिसीज़ कि आपने 2 में डिवाइड करना है, जनरल या लोकल। जनरल में आपके मैलनरिशमेंट, डायबिटीज़, ओबेसिटी, स्मोकिंग, रीनल फेल्योर, जॉन्डिस, सेप्सिस, कैंसर, स्टेरॉइड, इम्यूनोडेफिशिएंसी आ जाती है। लोकल के अंदर इनएडिक्वेट या इम्प्रॉपर क्लोजर वुंड है। नंबर 2, वुंड की हीलिंग खराब हो गई है लोकल फैक्टर की वजह से, लाइक इन्फेक्शन, हीमाटोमा या सीरोमा की वजह से, या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया है। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर सीओपीडी की वजह से बढ़ जाता है। इसके बाद प्रेशर सोर को आपने कैसे प्रिवेंट करना होता है। नंबर 1, अपने पेशेंट को आपने रिकॉग्नाइज़ करना है कि कौन-सा रिस्क है, उसके न्यूट्रिशनल असेसमेंट को देखना होता है और आपने रट्टा मारना है कि पेशेंट को आपने मोबाइल रखना होता है और स्किन का आपने केयर रखना होता है। हर 2 घंटे के बाद हमें मोबाइल रखना होता है या उसको टर्न करना है अगर बेड बाउंड है। मेन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी के बाद आइलियस हो सकता है, ब्लीडिंग या एब्सेस देखने को मिल सकता है और नास्टोमोटिक लीकेज आपको देखने को मिल सकता है। अब कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या फीचर्स मिलते हैं? कंपार्टमेंट सिंड्रोम में जो पेन होता है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है टू द एक्सपेक्टेड इंजरी से और पेन बढ़ रहा होता है, पेन पैसिव स्ट्रेचिंग से बढ़ जाता है। ओके, और बाकी एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया के आपको पीस देखने को मिलते हैं, पेन, पैलर, पैरास्थीसिस, पल्सलेसनेस, पैरास्थीसिया, पल्सलेसनेस, पैरालिसिस, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। ओके, इसके बाद है हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू द ट्रॉमा। ओके, ठीक हो गया। तो कहते हैं ट्रॉमा की वजह से काफ़ी ज़्यादा डेथ बढ़ जाती है, खासतौर पर ओल्ड एज में। अब इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम है, जो टाइम लाइन कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है क्योंकि आपने सेट टाइम के अंदर असेसमेंट करनी है, रिस्पॉन्ड करना होता है, ठीक है। आगे असेसमेंट ऑफ ट्रॉमा है, ओके, सही है। तो इसमें एक फ़ॉर्मूला होता है इन्फॉर्मेशन फ़ॉर्मूला। इन्फॉर्मेशन फ़ॉर्मूला क्या होता है? पेशेंट है और मैकेनिज़्म है, उसकी वजह से कोई इंजरी आ गई है, ओके, बाकी इतना कोई काम की चीज़ नहीं है। शार्प ऑब्जेक्ट इंजरी है तो आपने देखना है कि उसकी लेंथ क्या उतनी होती है, नॉलेज क्या है। फायर आर्म इंजरी के अंदर हाई वेलोसिटी बुलेट्स होती है, उनकी वजह से टेम्परेरी या परमानेंट कैविटेशन आपको देखने को मिल सकती है। हिडन मैकेनिज़्म है, लाइक जो कॉन्शियस पेशेंट है वो तो सच बता देते होते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल एक्टिविटी वाले हैं वो सच नहीं बताते होते, ये भी बेकार सी चीज़ है। ट्रॉमा की असेसमेंट है, ये भी बेकार सी चीज़ है, ओके। क्राइटेरिया फॉर डैमेज कंट्रोल सर्जरी, ये इंपॉर्टेंट है। और अर्ली टोटल केयर सर्जरी के लिए क्या होता है, ओके। डैमेज कंट्रोल सर्जरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, हैमरेज इंजरी को प्रिवेंट करना, सेप्सिस को कंट्रोल करना और नथिंग एल्स, ओके। तो इसमें क्या क्राइटेरिया होता है, इसमें आपने लीथल ट्राइट ऑफ डेथ को रट्टा मारना है। कोएगुलोपैथी, एसिडोसिस, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया 34 से पहले, एसिडोसिस 7.2 से कम, पीएच कोएगुलोपैथी है। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ भी होती है, निमोनिक है, बिट्स, बी से ब्लड प्रेशर है, आई से आपका इंजरी सिवियरिटी स्कोर 36 से ज़्यादा का है, टी से ट्रांसफ्यूजन जो कि 15 यूनिट के बराबर हो गई है और एस से सीरम लैक्टेट्स। तो क्या कहता है क्राइटेरिया फॉर डैमेज कंट्रोल सर्जरी, ओके। पहले तो लीथल ट्राइट ऑफ डेथ को रट्टा मारना है, कोएगुलोपैथी, एसिडोसिस, हाइपोथर्मिया। इसके बाद बिट्स, ब्लड प्रेशर, ओके। इसके बाद इंजरी सिवियरिटी स्कोर है, टी से ट्रांसफ्यूजन अप्रोचिंग 15 यूनिट्स और एस से सीरम लैक्टेट आ जाएगा। क्राइटेरिया फॉर अर्ली टोटल केयर, ओके। अर्ली टोटल केयर में क्या होता है, स्टेबल हीमोडायनामिक्स होते हैं, ओके, ठीक हो गया। इसको आपने सारा ऑपोजिट कर देना तो आपका वो बन जाएगा। फॉर एग्जांपल लीथल ट्राइट ऑफ डेथ का क्या था, नंबर 1 कोएगुलोपैथी था, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल कोएगुलेशन होगा। अगला ए से एसिडोसिस था, लेकिन यहाँ पर ठीक हो गया, नो एसिडोसिस होगा, ओके। इसके बाद हम रट्टा मार सकते हैं हाइपोथर्मिया, तो इसमें नॉर्मोथर्मिया होगा। ब्लड प्रेशर, इसमें ब्लड प्रेशर रिलेटिवली कम था, 70 से कम था। इसमें हीमोडायनामिकली स्टेबल होगा पेशेंट, ठीक हो गया, ओके। स्टेबल हीमोडायनामिक हो गए। आई से क्या था, इंजरी सिवियरिटी स्कोर 36 से ज़्यादा था, उसमें नहीं होगा, इंजरी नहीं होगी। टी से क्या था, टी से आपका ट्रांसवेन अप्रोचिंग 15 यूनिट्स, एस से सीरम लैक्टेट 2 से
कम होगा। इन शॉर्ट इसको ऑपोजिट कर देना, बस यहाँ पे गिवन आउटपुट दी हुई है 1 ml पर केजी पर आवर से ज़्यादा हो। इसके बाद द रिस्पॉन्स टू द ट्रॉमा है कि अननेसेसरी डिले को अवॉइड करना, ये भी बेकार है। 22.9 पे आ जाते हैं प्लानिंग एंड इंडिविजुअल ऑपरेशन। ओके, इसको भी छोड़ देते हैं। प्लानिंग के लिए व्हाइट बोर्ड मेथड बता रहा है। रिस्पॉन्ड के भी बेकार है। रिस्पॉन्स टू द पेशेंट फैक्टर है कि ओल्डर पेशेंट पे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं क्योंकि बोन स्टॉक कम होता है, ये भी बेकार है। ओके, इसके बाद हम अच्छा देख लेते हैं कितना रह गया। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा है, टॉर्सो ट्रॉमा है। ओके, आई थिंक ट्रॉमा वाला ही जाएगा सारा का सारा। ओके, सही है। ओके, जो फ़िज़ूल चीज़ें हम उसको छोड़ रहे हैं। आगे रोल ऑफ ट्रॉमा टीम है। नंबर 1 जो ट्रॉमा टीम है वो क्या करेगी? एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट में पहले कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल ब्लीडिंग है, एयरवे विद सर्वाइकल स्पाइन कॉन्ट्रैक्शन है। ओके, सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल है या इमोबिलाइजेशन है। बी से ब्रीदिंग विद एडिक्वेट वेंटिलेशन है। सी से सर्कुलेशन विद हेमरेज प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलते हैं। डी से डिसेबिलिटी है जिसमें एवीपीयू या जीसीएस स्कोर करते होते हैं, और ई से एक्सपोजर होता है, और एफ से फ्लूइड देते होते हैं। तो इसमें आप एटीएलएस गाइडलाइंस देते हैं। सीनियर क्लिनिशियन लीड करना चाहिए। ओके, ठीक हो गया। और कोड रेड ट्रॉमा कॉल्स इसको अटेंड करना चाहिए। मोस्ट सीनियर क्लिनिशियंस है, कोड रेड ट्रॉमा कॉल्स है। ठीक हो गया। इसके बाद सीवियर हाइपोवोलेमिया। अगर किसी को सीवियर हाइपोवोलेमिया है तो जो ट्राइनेक्सामिक एसिड है मोर्टेलिटी को रिड्यूस कर देते हैं आफ्टर द ट्रॉमा। ओके, ट्राइनेक्सामिक एसिड को रिड्यूस कर देते हैं। तो जो तमाम ट्रॉमेटाइज पेशेंट है जिसमें आपको साइंस ऑफ शॉक मिल रहे हैं तो आपने इसमें ट्राइनेक्सामिक एसिड सबसे पहले आपने देना होता है। फिर इसके बाद आपने ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है कि आपने रिससिटेट करना है ब्लड प्रोडक्ट से। ओके, यहाँ पे ओनली जो क्रिस्टलाइट्स है, क्रिस्टलाइट का ओनली जो रोल होगा, इनिशियली आपने क्रिस्टलाइट्स क्यों देने हैं? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन फिर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक का वेट करना होता है। तो क्रिस्टलाइट्स का क्या रोल होगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी, ताकि हम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करें, लेकिन जब तक ब्लड प्रोडक्ट भी आ जाएगी। इसके बाद होल बॉडी सिटी स्कैन होता है, हेड से लेकर पेल्विस तक विद आईवी कंट्रास्ट। तो एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है अगर किसी को ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा हो गया। ओके, सही हो गया। लेकिन अभी तक कोई देयर इज़ नो रोल फॉर सिलेक्टिव स्कैनिंग। सिलेक्टिव स्कैनिंग का अभी तक कोई रोल नहीं दिया हुआ। जो होल बॉडी सीटी स्कैन होता है, टाइम क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, इसको जितना जल्दी आप पॉसिबल हो सके आपने कर लेना रिससिटेशन के टाइम पे। ओके, सही हो गया। इसके बाद है कि अगर कोई पेशेंट है जिसकी इमीडिएट ट्रॉमा लेप्रोटमी हुई आफ्टर ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा, लेकिन होल बॉडी सीटी स्कैन नहीं हुआ, तो पेल्विक बाइंडर इस्तेमाल करें। ओके, अनलेस एंड अंटिल पेल्विक फ्रैक्चर को एक्सक्लूड कर दिया है, या पेल्विक रेडियोग्राफ करे। इसके बाद CABCD ऑफ ट्रॉमा केयर। सबसे पहले कंट्रोल ऑफ मैसिव एक्सटर्नल हैमरेज है। ए से एयरवे विद सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन। बी से ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन। सी से सर्कुलेशन और हैमरेज कंट्रोल है जिसमें आपने पेल्विक बाइंडर आपने अप्लाई करनी है, और जब तक रिमूव नहीं करना तब तक पेल्विक फ्रैक्चर एक्सक्लूड नहीं होता। डिसेबिलिटी जिसमें न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखते हैं GCS से, और ई से एक्सपोजर जिसमें मजीद इंजरीज को असेस करते होते हैं। इसके बाद अर्ली टोटल केयर और डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन, इसका डिफरेंस क्या है? इंडिकेशन तो हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ओके, सही हो गया। इसके बाद है आगे चलते हैं। ओके, तो अर्ली टोटल केयर जो होती है, अर्ली टोटल केयर सर्जरी क्या होती है? डेफिनेटिव मैनेजमेंट होती है पेशेंट इंजरीज का विद इन द 36 आवर ऑफ इंजरी आफ्टर द पीरियड ऑफ इनिशियल रिससिटेशन। यानी पहले इनिशियल रिससिटेशन किया और डेफिनेटिव मैनेजमेंट 36 घंटों के अंदर करना। इसके बाद डैमेज कंट्रोल सर्जरी होती है। डैमेज कंट्रोल सर्जरी में आप साइमल्टेनियसली रिससिटेशन कर रहे हैं और अर्ली लाइफ सेविंग या लिम्ब सेविंग सर्जरी कर रहे हैं। टाइम कंज्यूमिंग डेफिनेटिव सर्जरी को हम अवॉइड कर रहे हैं। तो साइमल्टेनियस रिससिटेशन करना और लाइफ सेविंग सर्जरी करना, उसको बोलते हैं डैमेज कंट्रोल सर्जरी। ओके, इसमें टाइम कंज्यूमिंग सर्जरी नहीं करते होते। इसके बाद अर्ली टोटल केयर अप्रोच होती है, वो हम डैमेज कंट्रोल सर्जरी में हम चेंज कर देंगे अगर पेशेंट की फिजियोलॉजी खराब हो रही है। अब इसके बाद सीरम लैक्टेट है, ये मार्कर होता है रिससिटेशन का। ओके, वैसे यूरिन आउटपुट सबसे अच्छा होता है। अगर 2 ml से कम है दैट मीन्स कि अर्ली टोटल केयर आपने करनी है। अगर 2 से लेकर 3 है, 2 से लेकर 3 है तो आपने ट्रेंड को देखना है। 3 से ज़्यादा है, ओके, तो पेशेंट अंडर रिससिटेटेड है तो उसके लिए मज़ीद रिससिटेशन करनी है या डैमेज कंट्रोल सर्जरी करनी है। और 5 से ऊपर हमेशा आपने डैमेज कंट्रोल सर्जरी करनी होती है। ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुकी है सीरम लैक्टेट, 5 को रट्टा मार लेना है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं GCS, फेमस GCS ब्रेन इंजरीज वाले में। GCS तो आपको अच्छे से आता है, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स होता है। आई में क्या स्पॉन्टेनियसली आई को ओपन कर रहा है तो 4 आ जाएगा। ओके, इसके बाद अगर स्पीच पे कर रहा है तो 3 आ जाएगा, पेन पे कर रहा है तो 2 आ जाएगा, नो आई ओपनिंग तो 1 आ जाएगा। वर्बल के अंदर क्या है? अगर ओरिएंटेड स्पीच है तो 5 आ जाएगा। इसके बाद कंफ्यूज है तो 4 आ जाएगा। इनएप्रोप्रिएट वर्ड है तो 3 आ जाएगा। इनकॉम्प्रिहेंसिबल है तो 2 आ जाएगा। कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा। सबसे मुश्किल मोटर रिस्पॉन्स आता है, अगर कमांड को ब्रेक कर रहा है तो 6 आ जाएगा। अगर इसका लोकलाइज टू द पेन, पेन को लोकलाइज कर रहा है तो 5 आ जाएगा। अगर विथड्रा फ्रॉम द पेन है तो 4 आ जाएगा। एब्नॉर्मल फ्लेक्शन रिस्पॉन्स है तो उसको बोलते हैं 3, जिसको बोलते हैं डिकॉर्टिकेट रिजिडिटी, और अगला एक्सटेंशन वाला जिसको डिसेरेब्रेट रिजिडिटी कहते हैं, और नो मोटर रिस्पॉन्स है। अब हम करते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन रिस्पॉन्स। ओके, ठीक हो गया।
ओके, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हैं कि ब्रेन के लिए ऑक्सीजनेटेड सप्लाई चाहिए। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो सेरेब्रल परफ्यूजन कम हो जाएगी, क्योंकि जो सेरेब्रल परफ्यूजन होती है वो डिपेंड करती है किन 2 चीज़ों के ऊपर, ओके, आईसीपी के ऊपर, और दूसरा आपको डिपेंड करती है मीन आर्teriयल प्रेशर के ऊपर। ओके, फार्मूला भी आएगा मेरे ख्याल से आगे। ओके, अच्छा, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ हेड इंजरी ऑन द बेसिस ऑफ जीसीएस स्कोर। अगर जीसीएस 15 है लेकिन नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है तो ये ओके, माइनर हेड इंजरी है। ओके, इसके बाद माइल्ड हेड इंजरी का क्या है कि जब 14 या 15 है, 14 है या 15 विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है। मॉडरेट के अंदर क्या होगा, मॉडरेट में आपका 9 से लेकर 13 तक होगा। ओके, जबकि 3 से लेकर 8 के दरमियान में हो तो वो सीवियर हेड इंजरी है, मतलब 8 तक हो तो उसको हम कोमा लेबल करते हैं। इसके बाद माइनर एंड माइल्ड हेड इंजरी है। इनकी मैनेजमेंट क्या होती है? ओके, इनके लिए कहते हैं पब्लिश क्राइटेरिया वगैरह होता है। ओके, नॉन एक्सीडेंटल इंजरी को अवॉइड करना होता है। और टिपिकल फीचर ऑफ कंकशन, कंकशन के क्या होते हैं? क्रिकेट में बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो क्रिकेट में इसका निमोनिक है सच बोलना, सोमनीलेंस, ए से एमनीसिया, सी से कन्फ्यूजन और एच से हेडेक होता है। अब है सीटी स्कैन की इंडिकेशन। ओके, अब सीटी स्कैन की क्या इंडिकेशन होती है? विद इन 1 आवर में, और इसके अलावा ये नाइस गाइडलाइंस हैं। और इसके अलावा विदिन द 8 आवर्स, विदिन द 1 आवर तो रट्टा मार लेना, अगर जीसीएस 13 से कम है किसी भी पॉइंट पर, या 15 से कम है, 2 घंटे हो गए हैं, या फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, या फिर कोई फ्रैक्चर्स है। फ्रैक्चर कौन-सा हो सकता है? ओपन फ्रैक्चर है, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है, या फिर बेसल स्कल का फ्रैक्चर है, या मोर देन 1 एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग है, या सीज़र्स है, पोस्ट ट्रॉमेटिक सीज़र्स है। और इसके अलावा इंडिकेशन ऑफ सीटी स्कैन विदिन 8 आवर्स, तो अगर एज 65 से ऊपर है, कोआगुलोपैथी आपको देखने को मिल रही है। ओके, सही हो गया। ओके, इसके अलावा आप इसको याद रख सकते हो, कार्ड से रट्टा मार सकते हो, कार्ड। सी से कोआगुलोपैथी है, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, वारफेरिन या लेवोरेक्साबान इस्तेमाल कर रहा है। ए से एज आ जाएगा, 65 से ऊपर है। आर से रिट्रोग्रेड एमनीसिया 30 मिनट से ज़्यादा, और डी से डेंजरस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, ये 8 घंटों के अंदर है। जबकि विदिन 1 आवर क्या था? पोस्ट ट्रॉमेटिक सीज़र, वॉमिटिंग, यानी सीज़र, वॉमिटिंग, ये आपको और फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, ये आपको इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से देखने को मिलता होता है। ओके, अब हम ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी पढ़ रहे हैं। अब इसका प्राइमरी सर्वे डिफरेंट होगा नॉर्मल ट्रॉमा वाले पेशेंट से। अब इसके अंदर क्या होता है? न्यूरो सर्जरी के अंदर आपने क्या करना होता है? ऑक्सीजनेशन और सर्कुलेशन को कंट्रोल करना है, यानी ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को ठीक किया। नंबर 2, हाइपोग्लाइसीमिया को एक्सक्लूड किया। नंबर 3, प्यूपिल के साइज़ को देखा और जीसीएस स्कोर करवाया। नंबर 4, ओके, नंबर 4, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखना बिफोर इंट्यूबेशन। ये तो हो गया प्राइमरी सर्वे। अब है सेकेंडरी सर्वे। सेकेंडरी सर्वे के अंदर आपने क्या करना होता है? हेड टू टू एग्जामिनेशन करनी होती है। ओके, इसमें आप बैटल साइन देखोगे, अगर बैटल साइन मिल रहा है, पैरी और बैटल ब्रूजिंग मिल रही है, या कान से या नाक से ब्लड निकल रहा है, मुँह से ब्लड निकल रहा है, तो ये बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर है। बैटल साइन तो मिडल क्रेनियल फोसा के फ्रैक्चर की वजह से होता है। पैरी और बैटल ब्रूजिंग, बायलैटरल रैकून साइन एंटीरियर क्रेनियल फोसा की वजह से होता है। सीएसएफ राइनोरिया, ये आपको इंटीरियर क्रेनियल फोसा में देखने को मिलता है। सीएसएफ ओटोरिया या हीमोटिम्पैरामिडल क्रेनियल फोसा में होता है। बाकी सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो सकती है। आपने लॉग रोल करना है टू चेक होल स्पाइन फॉर स्टेप्स एंड टेंडरनेस और पर रेक्टम एग्जामिनेशन। ठीक हो गया? ठीक है? ओके, तो स्टेप्स के लिए और टेंडरनेस के लिए, स्पाइन की टेंडरनेस के लिए आपने क्या करना है? लॉग रोल फिनोमिना करना होता है। इसके बाद एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा और सबड्यूरल हेमाटोमा होता है। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा माइनर ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। इसमें ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, टेम्परेरी रीगेन ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। उसको बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल, और ये बाकी दोबारा ठीक खराब हो जाता है। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? बाइकन्वेक्स शेप देखने को मिलता है। ऐसे लेंटिफॉर्म अपीयरेंस यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन लेंटिफॉर्म तो उसमें आती है, सबड्यूरल में आती है। ओके, अच्छा, एक्यूट सबड्यूरल है, एक्यूट सबड्यूरल हाई एनर्जी आपको उसमें देखने को मिलता होता है। अच्छा, मैं कंफर्म कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ अजीब से कुछ लग रहा है, मिस्टेक से, कि या फिर कुछ कन्फ्यूजन आ रही है। ओके, ओके, तो हाँ, लेंटिफॉर्म, सॉरी, लेंटिफॉर्म इसमें देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा ड्यूरल में लेंटिफॉर्म है, बाइकन्वेक्स शेप है, या बाइलेंटिकुलर या लेंटिफॉर्म, ये आपको इसमें देखने को मिलता है। जबकि सब ड्यूरल में आपको क्या देखने को मिलता है? क्रीसेंट शेप देखने को मिलता है, बनाना शेप है, डी शेप है, या कॉनकेव कॉन्वेक्स है। जो एक्यूट सब ड्यूरल हेमाटोमा होता है, हाई एनर्जी या एल्डरली एंटीकोगुलेटेंट पेशेंट में होता है। दोनों का ट्रीटमेंट क्रेनियोटमी, बरहोल इवैक्यूएशन आ जाती है। ओके, क्रॉनिक वाला एल्डरली पेशेंट पे होता है, एंटीकोगुलेंट यूज़ कर रहे होते हैं, क्रॉनिक डेफिसिट होते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता होते हैं, क्योंकि जो डिग्रेडिंग क्लॉट्स है वो एक्सपांड कर रहा होता है, डिफ्यूज़ हाइपोडेंस लेयर मिलती है, बरहोल ड्रेनेज इसमें प्रेफर करती होती है एज़ कम्पेयर टू क्रेनियोटमी। इसके बाद स्पेसिफिक इंजरी है, ट्रॉमेटिक और प्राइमरी सबरेकनल हैमरेज को आपने डिफरेंशिएट करना होता है। सेरेब्रल कंटिंग एंड रफ बोन सर्फेस की वजह से हो सकता है।
एक्सट्रीम डिसेलेरेशन ऑफ स्कल कंटेंट की वजह से डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी होती है, ठीक हो गया। इसमें पंक्टेड हैमरेज आपको देखने को मिलते होते हैं। जो आर्टिकल डाइसेक्शन है और फ्रैक्चर ऑफ स्कल बेस की वजह से देखने को मिलती है। और आपको पता है कि एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा में मिडल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर हो जाती है। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हेड इंजरी, सबसे पहले आपने आईसीबी को ठीक करना है। आईसीबी को कैसे ठीक करोगे आप? नंबर 1 आप सिडेशन देखोगे, ओके, सिडेशन करोगे ताकि आप आईसीपी खत्म हो जाए। नंबर 2 वेंटिलेशन करोगे। नंबर 3 लो सीरम सोडियम लेवल्स को मॉनिटर करोगे, ओके, सही हो गया। ये चीज़ आ जाएगी, ओके। बाकी इसके अलावा आप निकार्डिपिन, लेबेटोलोल इस्तेमाल करोगे, एंटीपायरेटिक इस्तेमाल करोगे, मैनिटोल है, हाइपर वेंटिलेशन है, हेड को एलिवेट करोगे 30 डिग्री से, ओके। बारबिचुरेट है, यानी सिडेशन, वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन, मैनिटोल, डायूरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स हेड को एलिवेट करेंगे, ओके। अगर पैरालिसिस या एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर सीएसएफ ड्रेनेज, ये भी इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव होते हैं, इससे भी आप आईसीबी को कम कर सकते हैं। कहती है कि हाइपोथर्मिया से, बारबिचुरेट कोमा से या डीकम्प्रेसिव क्रेनिएक्टमी से फ़ायदा रिलेटिवली कम होता है। बाकी आपने पिट्यूटरी के फंक्शन को चेक करना होता है, सीज़र प्रोफिलैक्सिस देनी होती है विद इन द 72 आवर्स, ओके। अब जीसीएस कह लो, सॉरी, ग्लासगो आउटकम स्केल होता है। ग्लासगो आउटकम स्केल मतलब रिकवरी क्या होती है? अगर 1 हो तो डेथ होती है, अगर वेजिटेटिव स्टेट है मतलब आप गाजर बना हुआ है तो 2 आ जाएगी। सीवियर डिसेबिलिटी, ओके, तो वो 3 आ जाएगा। सीवियर 3 होता है हमेशा, मॉडरेट हमेशा 2 होता है और गुड हमेशा 5 होता है। 5/5 नंबर है, ओके। इसके बाद नेक एंड स्पाइन ट्रॉमा वाले चैप्टर पे आ जाते हैं, क्लियर। तो नेक एंड स्पाइन क्या आ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड एनाटमी है, ओके। ओके, जो अपर सर्वाइकल स्पाइन की स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है लिगामेंटम स्ट्रेन्स के ऊपर, लिगामेंटम फ्लेवा के ऊपर, ओके। अब पेशेंट के असेसमेंट आ जाते हैं। सबसे पहले आपने एटीएलएस गाइडलाइंस को फॉलो करना है। वी कंट्रोल ऑफ मैसिव एक्सटर्नल हैमरेज, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर है, ओके, सही हो गया। तो पोलीट्रॉमा में आपने स्पाइनल इंजरी सस्पेक्ट करनी होती है। सेकंड स्पाइनल इंजरी रिमोट लेवल पे भी आपको देखने को मिल सकती है और स्पाइनल बोर्ड्स जो इसकी वजह से प्रेशर सोर्स हो सकते हैं, ओके। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने रट्टा मार लेना कि जो स्पाइनल इंजरी की वजह से 3 तरह के शॉक्स देखने को मिल सकते हैं। वो शॉक कौन-कौन से हो सकते हैं? न्यूरोजेनिक तो आपको ऑलरेडी पता है, बाकी हाइपोवोलेमिक आपको देखने को मिल सकता होता है। एनाफिलैक्टिक या स्पाइनल शॉक भी देखने को मिल सकता होता है, ओके। अब इसके लिए एक स्कोरिंग यूज़ करते हैं, वो है एशिया न्यूरोलॉजिकल स्कोरिंग सिस्टम होता है, ओके। जो फंक्शनल मोटर पावर होती है वो ग्रेड 3/5 या से ज़्यादा होती है। इसके बाद डायग्नोस्टिक इमेजिंग ऑफ स्पाइनल इंजरीज़ होती है। तो स्पाइनल इंजरी के लिए सबसे पहले प्लेन सर्वाइकल रेडियोग्राफ होता है, ठीक हो गया, वो करते हैं। बाकी एमआरआई मेन होती है, बोनी डिजीज़ को देखने के लिए आपको पता है कि क्या करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ स्पाइनल ट्रॉमा, तो स्पाइनल ट्रॉमा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट डिटरमिन्स द मैनेजमेंट होती है। अगर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस डिटोरिएट हो रहा है तो सर्जरी आपने करनी होती है। सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी स्टार्ट करते हैं, ओके। तो इसमें सब एक्सियल सर्वाइकल स्पाइन इंजरी होती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ, ओके। यानी अगर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है तो उसके साथ, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी कब होगी? जब सब एक्सियल सर्वाइकल स्पाइन इंजरी होगी, ओके, सही हो गया। इसके बाद थोरैसिक या थोरैकोलम्बर फ्रैक्चर है, अगर फ्रैक्चर है तो अनस्टेबल थोरैसिक स्पाइन इंजरी या थोरैकोलम्बर फ्लेक्शन डिस्ट्रैक्शन इंजरी। थोड़े बोरिंग टॉपिक आ रही है और इतने काम के भी नहीं है, ओके। बस ये याद कर लेना कि जो आउटकम इंप्रूव होता है रीजनल या नेशनल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सेंटर्स के अंदर, ओके। बाकी पैथोफिजियोलॉजी और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी फेजेस देखने को मिलता है और आपने सेकेंडरी इंजरी को आपने ज़्यादा प्रिवेंट करना होता है। इसके बाद मैक्सिलोफेशियल इंजरीज के अंदर आ जाते हैं, ओके। बाकी मैनेजमेंट वही है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल करना होता है, ओके, सही हो गया। और क्लासिफिकेशन ऑफ फेशियल इंजरीज होती है, तो आपने फेस को 1/3 में डिवाइड कर देना, अपर 1/3, लोअर 1/3, मिडल 1/3। मिडल 1/3 में मैक्सिला आ जाता है, अपर 1/3 में फ्रंटल बोन है, लोअर 1/3 में मैंडिबल आ जाती होती है। मैंडिबल का जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है वो कहाँ पे होता है? आपके नेक में देखने को मिलता है, नेक ऑफ कंडाइल पे देखने को मिलता होता है, ओके। और आपको मेंटल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में नंबरनेस देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट क्या होगा? ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन है। फ्रैक्चर ऑफ ज़ाइगोमैटिक बोन है, तो जो ज़ाइगोमैटिको ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, ज़ाइगोमैटिको ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, उसका फ्रैक्चर कॉम्प्लेक्स होती है, आई इंजरी को आपने एक्सक्लूड करना होता है। और फ्रैक्चर ऑफ ज़ाइगोमैटिको ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस है वो क्या होती है? सीटी स्कैन होती है। मैक्सिलरी फ्रैक्चर है, मैक्सिलरी फ्रैक्चर के लिए आपको पता है ली फोर्ड क्लासिफिकेशन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ब्लीडिंग टेरागार्ड वीनस प्लेक्सिस से होती है। और बाइटल फ्रैक्चर होते हैं, इसमें विजुअल एक्यूटी खराब होगी, ऑर्बिटल फ्लोर का फ्रैक्चर होगा तो टीयर ड्रॉप इंजरी होगी, ऑकुलर मोटिलिटी खराब हो जाती है, ओके। नेज़ो ऑर्बिटल या एथमोइडल इंजरी है, ये फोर्स ट्रांसफर की वजह से होते हैं। क्रेनियोफेशियल इंजरीज होता है, इसमें आपने ईएनटी को भेजना होता है। डेंटल इंजरी है, इसको भी छोड़ दो आप। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी, इसमें भी काम की चीज़ नहीं है। अब टॉर्सो ट्रॉमा स्टार्ट करते हैं। टॉर्सो ट्रॉमा कहते हैं 3 जंक्शन ज़ोन होती है जहाँ पे ट्रंक का ट्रॉमा हो सकता है। एक जंक्शन होता है नेक और थोरैक्स का, दूसरा थोरैक्स और एब्डोमेन का, तीसरा एब्डोमेन और पेल्विस का। बाकी एटीआरएस गाइडलाइन सेम है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एनवायरनमेंट एंड एक्सपोजर आ जाता है। इसके बाद क्लिनिकल इंडिकेटर्स ऑफ पोटेंशियल गोइंग ब्लीडिंग, यानी ट्रंक का ट्रॉमा हुआ है तो ब्लीडिंग क्यों हो सकती है? फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स की वजह से और एनाटॉमिकल पैरामीटर्स की वजह से, ओके।
इंडिकेटर्स जो बताते हैं, अगर रिस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है उसका मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। यानी जो पैरामीटर्स है शॉक वाले, ब्लड प्रेशर, पल्स, रिस्पिरेटरी रेट है और सीरम लैक्टेट लेवल राइज़ हो रहा है। एनाटॉमिकल में आपको नज़र आ जाएगी ब्लीडिंग, आपको इंजरी मिलेगी वेसल्स की या पेनिट्रेटिंग इंजरी होगी रिटेन्ड मिसाइल्स की। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चेस्ट इंजरीज़ या चेस्ट ट्रॉमा, ओके। चेस्ट ट्रॉमा की वजह से 50% से ज़्यादा की डेथ हो जाती है, 80% की नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट करनी है। चेस्ट रेडियोग्राफ, एक्स-रेज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, पीए और लैटरल व्यू आपने लेना होता है। चेस्ट ड्रेन या डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक दोनों होती है। और जो स्पाइरल सिटीज़ होता है, ये रैपिड डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक क्लोज़ मैनेजमेंट ऑफ चेस्ट इंजरीज़ है, जो 80% जो चेस्ट इंजरीज़ होती है, उसको आपने इंटरकोस्टल ड्रेन डाल के ठीक करना होता है, ओके। और आपने जो सकिंग चेस्ट वुंड है, उसको क्लोज़ नहीं करना अंटिल अनलेस को ड्रेन पुश कर दी हो। अगर ब्लीडिंग है, तो आपने चेस्ट वाल को ओपन करना होता है। अब डेडली डेज़न्स फ्रॉम द चेस्ट ट्रॉमा, ओके, तो इसका निमोनिक था फैट कॉम, पाकिस्तानी कॉम फैट कॉम है। तो जो इसमें जो 6 पैरामीटर्स होते हैं, वो इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं और अगले होते हैं पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग, ओके। तो जो इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग होती है, निमोनिक है फैट कोम, एफ से फ्लेल चेस्ट आ जाएगा, ए से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, टी से टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, सी से कार्डिक टेम्पोनाइड है, ओ से ओपन न्यूमोथोरैक्स और एम से मैसिव हीमोथोरैक्स है। पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग के अंदर आती है प्री एटीएम, पी से पल्मोनरी कंटिजन, आर से रप्चर ऑफ डायाफ्राम है, ई से आपका इसोफेजियल इंजरीज आ जाती है, एटीएम अयोर्टिक इंजरी, ट्रैकियोब्रोंकियल इंजरी, मायोकार्डियल कंटिजन, ये आपको देखने को मिलती होती है, ओके। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, समरी बॉक्स 27.4 है पेरिकार्डियल टेम्पोनाट। जो पेरिकार्डियल टेम्पोनाट और टेंशन हीमोथोरैक्स दोनों सेम प्रेजेंट करते हैं, डिस्निया कराते हैं, हाइपोटेंशन करा देते हैं, साइनोसिस कराते हैं, टैकीकार्डिया टैकीपनिया करवाते होते हैं, ओके। ई फास्ट डायग्नोस्टिक होता है और ये फ्री फ्लूइड एब्डोमेन और पेरिकार्डियम कैविटी को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। सीवीपी में नॉट बी एलिवेटेड इफ द सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इज डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ अदर इंजरीज, ओके, ठीक है। तो इतना अच्छा पैरामीटर्स नहीं होता। कार्डियो टेम्पोनाट के लिए पेरिकार्डियोसेंटेसिस आपने टेम्परेरी मेजर होता है, बाकी आपने क्या करनी होती है, स्टेनोटमी करनी होती है और पेरिकार्डियक्टमी करनी होती है, ओके। डिफरेंट अप्रोचेस टू द कंटेंट ऑफ चेस्ट कैविटी होता है, लाइक जो थ्रैकोटमी होता है, यानी चेस्ट कैविटी को ओपन कर रहे हैं। थ्रैकोटमी दो है, लेफ्ट एंटीरोलैटरल या राइट एंटीरोलैटरल या मीडियन स्टेनोटमी होता है, ओके, ठीक हो गया। तो जो थ्रैकोटमी होता है लंग्स और लंग के हाइलम के लिए होता है, लेफ्ट वाली थोरैसिक एयोर्टा के लिए, राइट थ्रैकोटमी ये होती है एज़ाइगस वेन के लिए होती है, लेफ्ट वाली ओरिजिन ऑफ लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के लिए, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के लिए और लोअर इसोफेगस के लिए, राइट वाली एज़ाइगस वेन, सुपीरियर वेना कैवा क्योंकि राइट साइड पे वेन ज़्यादा होती है, इंफीरियर वेना कैवा अपर इसोफेगस है, वो लोअर इसोफेगस था और थोरैसिक ट्रैकिया आ जाएगा। मीडियन स्टेनोटमी हार्ट के इंटीरियर एस्पेक्ट के लिए, एंटीरियर मीडियस्टिनम के लिए, एसेंडिंग एयोर्टा के लिए, कैरिना ट्रैकिया और पल्मोनरी आर्टरीज के लिए। बाकी यूटिलाइजेशन ऑफ ई फास्ट है, ई फास्ट क्या करता है, ई फास्ट को डिटेक्ट करने के लिए आपको कम से कम 100 ml फ्री ब्लड चाहिए होता है, फ्री फ्लूइड इन एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी में, पेरिकार्डियम में पता लगाता होता है, ओके, सही हो गया। लेकिन क्या होता है कि अगर होलो विसरा है तो उसकी इंजरी का पता नहीं लगा सकेगा, पेनिट्रेटिंग इंजरी में इंजरी को एक्सक्लूड नहीं कर पाएगा, बार बार रिपीट कराना पड़ेगा और रिट्रोपेरिटोनियम के लिए अनअवेलेबल होता है, यानी जो बोवल गैसेज है ना, वो देखना बंद कर देते हैं। हीमाटोमा डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया, सॉरी ऑर्गेनाइज्ड हो गया तो देखना मुश्किल है। इसके बाद लीवर ट्रॉमा आ जाते हैं। याद करना कि एब्डोमेन में जब भी ब्लंट ट्रॉमा होगा तो स्प्लीन डैमेज होगी। लीवर ट्रॉमा पेनिट्रेटिंग इंजरी की वजह से देखने को मिलता होता है। ब्लंट ट्रॉमा भी हो सकता है, उसकी वजह से भी डैमेज हो सकता है। स्टेबल पेशेंट और इन्वेस्टिगेशन और चाहे सीटी स्कैन होता है और इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट है तो 4 पी आते हैं, पुश, प्रिंगल, प्लग और पैक। पुश, प्रिंगल, प्लग और पैक आ जाता है और हेपेटिक आर्टरी को आपने टाई ऑफ करना, लेकिन पोर्टल वेन को नहीं करना। हेपेटिक आर्टरी को टाई ऑफ करते हैं, पोर्टल वेन में स्टंट पास करते हैं और क्लोज सक्शन ड्रेन आपने हमेशा यूज़ करनी होती है। अब इंजरीज टू द स्ट्रक्चर इन एब्डोमेन है तो चिल्ड्रन में जो स्प्लीन की इंजरी है उसको नॉन ऑपरेटिवली मैनेज करना होता है, लेकिन अगर हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है तो तब नहीं करना। डुओडेनल इंजरी के साथ पैनक्रियाटिक ट्रॉमा भी होता है। बोवल इंजरीज के लिए आपने डेफिनेटिव रिपेयर करना होता है। रेक्टल इंजरी के लिए आपने डायवर्टिंग कोलोस्टमी करनी होती है। किडनी या यूरिनरी ट्रैक के लिए आपका कंट्रास्ट ना सीटी स्कैन आता है। इंट्रापेरिटोनियल ब्लैडर रिपेयर है तो आपने फॉर्मल रिपेयर या ड्रेनेज करना होता है, ओके। पेल्विक इंजरीज़ को आपने जब पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल है तो आपने सीटी स्कैन करना होता है, ठीक हो गया, ओके। बाकी अल्ट्रासाउंड भी कर सकते होते हैं, ओके। इसके बाद है प्रोसीजर्स फॉर डैमेज कंट्रोल में भी ओनली अवेलेबल और एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन करनी होती है पेल्विक रिंग की। फर्दर ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपनी एंजियो एम्बोलाइजेशन या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल पैकिंग करनी होती है। अब स्टेजेस ऑफ डैमेज कंट्रोल सर्जरी के स्टेप्स कुछ और थे, अब स्टेजेस कुछ और है डैमेज कंट्रोल सर्जरी की। तो डैमेज कंट्रोल सर्जरी में पहले पेशेंट की सिलेक्शन करते हैं, नंबर 2 हेमरेज को और कंटामिनेशन को कंट्रोल करते हैं, फिर आईसीयू में भेजेंगे, वहाँ पर ठीक हो गया, यानी हेमरेज को कंटामिनेशन को कंट्रोल किया, फिर इंटेंसिव केयर यूनिट में भेजा, फिर डेफिनेटिव सर्जरी किया और क्लोजर किया। तो पेशेंट सिलेक्शन, कंट्रोल ऑफ हेमरेज एंड कंटामिनेशन, रिससिटेशन, डेफिनेटिव सर्जरी और एब्डोमिनल क्लोजर है। इसके बाद इंडिकेशन ऑफ डैमेज कंट्रोल सर्जरी। अब पहले इंडिकेशन हमने डैमेज कंट्रोल सर्जरी की कौन सी पढ़ी थी, यहाँ पे थी इंडिकेशन ऑफ क्राइटेरिया फॉर डैमेज कंट्रोल सर्जरी। अब इंडिकेशन किस किस केस में हम डैमेज कंट्रोल सर्जरी करते होते हैं।
ओके, एनाटॉमिकली अगर आप हीमोस्टेसिस मेंटेन ना कर सके हो। नंबर 2 कॉम्प्लेक्स एब्डोमिनल इंजरी है, ओके, लाइक लीवर या पैनक्रियाज की, ये कॉम्प्लेक्स होती है, या कंबाइंड वास्कुलर या होल ऑर्गन डैमेज हो गया है, या इनएसेसिबल मेजर वास्कुलर इंजरी है, या नॉन ऑपरेटिव कंट्रोल है अदर इंजरीज का, या एंटीसिपेटेड है, नीड है फॉर टाइम कंज्यूमिंग है। फिजियोलॉजिकल क्राइटेरिया इंडिकेशन क्या होती है? फिजियोलॉजिकल में आपका टेम्परेचर अगर यानी हाइपोथर्मिया हो गया, कोआगुलोपैथी हो गया, सारे वही है, ओके। और इन्वायरमेंटल में आपके ऑपरेटिंग टाइम 60 मिनट से ज़्यादा का है, या एब्डोमिनल इंसिजन में अप्रॉक्सीमेट करना बड़ा मुश्किल है, ओके, या रीअसेस करना अपने एब्डोमिनल कंटेंट को, लाइक डायरेक्टेड रीलॉक, ओके। डैमेज कंट्रोल है, डैमेज कंट्रोल, ओके। तो पहले रिससिटेशन ऑपरेशन प्रोग्राम में, सॉरी ओटी ऑपरेटिंग रूम में, ओआर में की जाती है यूजिंग द बायोलॉजिकल फ्लूइड विच इज ब्लड, एंड दिस इज कॉल्ड डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन, डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन, ओके। डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन का मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हुए थे मेरे ख्याल से, ओके। अच्छा, डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन के, अच्छा क्राइटेरिया तो हमने रट्टा मार लिया उसका, ओके, सही है, ओके। अच्छा, रिससिटेशन होती है, डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन, ये इंपॉर्टेंट है, डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन, ओके। इफेक्ट ऑफ रेस्ट इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होगा तो रीनल की परफ्यूजन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जीएफआर कम होगा, सीवीएस में फीलिंग कम हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी में इंक्रीज वेंटिलेशन प्रेशर बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ सप्लिमेंटिंग ऑफ डायफ्राम, लंग की कॉम्प्लेक्स कम हो जाएगी, तो इस तरह की परफ्यूजन कम हो जाएगी, इंट्राक्रेनियल इफेक्ट, इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा में आ जाते हैं, एक्सट्रीमिटी इंजरी जो कि नोटोरियस होती है फॉर बीइंग मिस, पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, ये मिस हो सकता है, लैटरल कॉन्डाइलर मास फ्रैक्चर मिस हो सकता है, पेरिल्यूनेट डिसलोकेशन है, टेलर नेक फ्रैक्चर, इक्वलीज टेंडन का रिपेयर होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं गुस्टिलो एंड एंडरसन ओपन फ्रैक्चर रिपेयर, ओके। ओके, तो इसके लिए क्या होते हैं, ओके, तो इसकी टाइप्स आ जाते हैं 1 2 3, और फिर 3 के सब ग्रुप्स होते हैं, ओके, यानी ओपन फ्रैक्चर की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। नंबर 1, लो फ्रैक्चर, लो एनर्जी ओपन फ्रैक्चर होगा लेकिन वुंड 1 सेंटीमीटर से कम का होगा। नंबर 2, ओपन फ्रैक्चर 1 सेंटीमीटर से बड़ा का होगा लेकिन सॉफ्ट टिश्यू डैमेज नहीं होगा। नंबर 3, हाई एनर्जी इंजरी होगी लेकिन साइज नहीं होगा, पहले वाले में लो एनर्जी थी, ठीक हो गया, इसमें सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज होगा। अब 3 के आगे ए बी सी होता है, ए में क्या होगा, एडिक्वेट सॉफ्ट टिश्यू कवर होगा फ्रैक्चर्ड बोन का, बी में इनएडिक्वेट सॉफ्ट टिश्यू कवर होगा, और सी में ओपन फ्रैक्चर होगा, आर्टरी भी डैमेज होगी। डिस्क्राइब एन इंजरी, तो आपने प्लेन लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, लोकेशन, ओके, यानी लोकेशन कहाँ पे है, सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्व है या नहीं है, बोन है या नहीं। बाकी फ्रैक्चर की हीलिंग है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में आप कॉर्टिकल एपोजिशन या एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी है, और इनडायरेक्ट में सेकेंडरी बोन हीलिंग आ जाती है। अब रिस्क एंड बेनिफिट्स और ट्रीटमेंट, फ्रैक्चर ट्रीटमेंट है तो इसमें आपने पेन रिलीफ है लेकिन एनेस्थीसिया हो सकता है, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन है तो, ओके, सॉरी, फ्रैक्चर ट्रीटमेंट के बेनिफिट्स और रिस्क बता रहे हैं, ओके। तो पेन को रिलीफ हो जाता है, इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, एनाटमी ठीक हो जाती है, ओके। इसके अलावा फंक्शन रिस्टोर हो जाता है, मूवमेंट रिस्टोर हो जाती है। फिनेंशियल कॉस्ट, लेकिन रिस्क क्या है, एनेस्थीसिया का रिस्क होता है, इन्फेक्शन आ सकता है, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो सकती है, डीमार्टिलाइजिंग है, ओके। जब भी फ्रैक्चर होता है तो आपने रिड्यूस करना होता है, रिड्यूस के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर 1 फ्रैगमेंट्स को रिड्यूस करना, और आपने रिडक्शन की एडिक्वेसी को मेंटेन करना है। रिडक्शन ओपन हो सकती है, क्लोज हो सकती है, ओपन में आप ओआरआईएफ करते हैं। अब रिडक्शन करने के बाद आप क्या करने कहते हैं, इमोबाइल करते हैं हड्डी को, तो कास्टिंग या स्प्लिंटिंग से कर सकते हैं। कास्टिंग में वुंड नहीं होता और फ्रैक्चर साइड से इंटरफेयर नहीं करता, चीप और सा होता है, ठीक है। लेकिन अब डिसएडवांटेजेस क्या है, सॉफ्ट टिश्यू में लिमिटेड एक्सेस होता है, कम्बरसम होता है बड़े लोगों में, प्लास्टर डिजीज हो सकते हैं लाइक जॉइंट की स्टिफनेस, मसल की वेस्टिंग है, मेरे साथ तो ये हो चुका है। ट्रैक्शन में क्या होता है, ट्रैक्शन में नो वुंड इन द जोन ऑफ इंजरी, ठीक है, फ्रैक्चर साइड से इंटरफेयर नहीं करता, ट्रैक्शन जोर लगा रहे हैं, मटेरियल चीप होता है और एडजस्टेबल होता है लेकिन पेशेंट की मोबिलिटी को खराब कर देगा, एक्सपेंसिव होता है, स्किन पे प्रेशर अप्लाई करता है, पेन साइड का इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद इंडिकेशन ऑफ के वायर फिक्सेशन, के वायर टेम्परेरी फिक्सेशन होता है, कोलिस फ्रैक्चर में करते हैं, डेफिनेटिव फिक्सेशन लाइक रिस्ट के फ्रैक्चर में करते हैं, टेंशन बैंड वायरिंग के लिए, ये टेम्परेरी इमोबिलाइजेशन ऑफ स्मॉल जॉइंट्स है। अब एक्सटर्नल फिक्सेशन जो बाहर से कर रहे थे ये इंटरफेयर नहीं करते फ्रैक्चर साइड से, लेकिन इसमें भी पिन साइड इन्फेक्शन, कम्बरसम होता है, सॉफ्ट टिश्यू टीथनिंग आपको देखने को मिलती होती है, ओके। बाकी प्लेट के और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है मेरे ख्याल से, ये तो सुपरफिशियल, ये तो रट्टे वाली चीज़ें हैं। डिजास्टर सर्जरी आई डोंट थिंक सो करना है। इलेक्टिव ऑर्थोपेडिक्स तो आपकी वो स्टार्ट हो जाती है।